हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं अपना कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम एल्डिहाइड कीटोन्स कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हम शुरुआत करें और बात करें कि यार इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जहां से जनरली जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो सबसे पहले आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहें, ठीक है, आपका एरोमेटिक हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है। उसमें भाई एरोमेटिक मान लो बेंजीन रिंग पे बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए, प्लस एम माइनस एम वाले ऑर्थो इफेक्ट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, क्योंकि जेई मान लीजिए 2 साल में एक बार तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछती ही है और उसमें से कभी कभी कार्बोक्सिलिक का नंबर भी आ जाता है। ठीक है, तो एक हो गया अपना एसिडिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है भाई डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन में हम क्या है, एक तो आपका बीटा कीटो वाली जो हीटिंग है वो, दूसरी आपकी सोडा लाइम वाली और तीसरी आपकी कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये 3 प्रोसेस हम पढ़ेंगे डीकार्बोक्सिलेशन में, जहां पे आपकी CO2 जो है निकलेगी। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, तो 2 बातें हमने की, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये रहा एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे हम, डीकार्बोक्सिलेशन, और एक आपका हीटिंग इफेक्ट्स। तो हीटिंग इफेक्ट्स किन किन के, एक आपके जो डाई एसिड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके ऑक्सैलिक है, मेलोनिक है, सक्सिनिक है, ये सब, और आपके जो हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, इन सब के हीटिंग इफेक्ट्स हम देखेंगे कि भाई हीट करोगे तो क्या बनेगा। ठीक है, वो आपका एक इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट्स देखेंगे। उसके अलावा बाकी यार मतलब नॉर्मल है भाई, कैसे प्रिपरेशन है, रिएक्शंस वगैरह ना, एस्टरिफिकेशन हो गया, या फिर मान लो बेसिक हाइड्रोलिसिस सैपोनिफिकेशन हो गया, या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस एस्टर वगैरह का, या इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो नॉर्मल रिएक्शंस है ना, उनमें कुछ बहुत खासा नहीं है ना, वो सब आप लोगों को मोटा मोटा आता होगा। तो अलग जो इस चैप्टर में है वो ये 3 चीजें हम देखेंगे, है ना, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, और इनकी जो डेरिवेटिव्स हैं उनके तो हम डिटेल में रिएक्शंस जो है पढ़ेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है, और इन पे अपना मेजर फोकस रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, सबको पता है यार, R, C+O और फिर OH। तो ये ग्रुप अगर आपका लगा हो, ये फंक्शनल ग्रुप, तो हम कहते हैं यार वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना है। अब ये हो गया, फिर इनके कुछ डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स किनको बोलते हैं हम, कि भाई एसिड के डेरिवेटिव्स कौन है, कि अगर आप डेरिवेटिव्स का बेसिक या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, मान लो भाई एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस अगर आप करो, तो आपको क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं भाई आपके हैलाइड की, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई X हो सकता है, ठीक है, तो एसिड हैलाइड हो गया, क्लोरीन लगाया यहाँ पे Cl, तो आपका वो क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड हो जाएगा। तो हैलाइड हो, अनाइड्राइड हो, जहाँ पे आपके 2 एसिड से वाटर निकल गया है तो अनाइड्राइड बन गया अपना, या फिर आपका एस्टर हो, ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे भाई, कैसे एसिड और अल्कोहल से हम एस्टर बनाएंगे, फिर रिवर्स भी कैसे हम हाइड्रोलिसिस करके वापस एसिड पे जाएंगे, ये सारी बातें भी करेंगे। अमाइड आपका हो गया, ठीक है, और आपका नाइट्राइल हो गया। तो ये सारे अगर आप इनका एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको दोबारा से एसिड जो है आपको मिल जाएगा, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि भाई ये एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। चलिए ये तो बात होगी बिल्कुल बेसिक सी। अब देखते हैं कुछ कॉमन नेम्स इस चैप्टर में जो बार बार आपके सामने आ जाते हैं, या उनकी जब आप उनके हीटिंग इफेक्ट्स भी हम देखेंगे, तो कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन नेम्स आपको पता होना चाहिए। तो वही याद करने का तरीका वैसे सबको पता होता है, ये वाला अगर आप देखो तो ये डाई एसिड्स है, मतलब 2 COOH यूनिट्स क्या है, एक ही आपको मॉलिक्यूल में मिल रही हैं। जैसे 2 अगर सिंपली जुड़ी हुई हैं, बीच में कोई भी CH2 ग्रुप नहीं है, C+OH, तो ये है आपका ऑक्सैलिक एसिड। बीच में एक CH2 यूनिट आ गई तो ये आपका क्या है ना, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, तो ये आपका है ऑक्सैलिक, ठीक है, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, मेलोनिक, ठीक है। अगर बीच में 2 CH2 यूनिट्स आ गई तो सक्सिनिक, ठीक है, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 3 आ गई तो ग्लूटारिक, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा भाई आपका 4 आ गई तो आपकी बीच में एडिपिक। अगर आपको याद हो एडिपिक, तो जब हम नायलॉन 6 बनाते हैं तो उसमें हमारा एक एडिपिक एसिड होता है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है भाई, 4 बीच में यूनिट्स आ गई और 2 कार्बन आपके COOH के, तो नायलॉन 6 बोलते हैं हम। तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस आपका एडिपिक एसिड, दोनों में ही 6 कार्बन है, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, नायलॉन 6 बनता है। चलिए, तो वो एडिपिक है अपना। और अगर बीच में 5 आ गई तो ये अपना है पिमेलिक, PIMELIC। तो अगर भाई कैसे याद करेंगे, देखो पैटर्न तो सिंपल सा है, बीच में CH2 की यूनिट्स क्या है, ऐड होती जा रही है एक एक, और इसको याद करने का कुछ नहीं, पहला सबका उठा लो यार, ओम्स गैप, ठीक है, तो ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और फिर पिमेलिक। तो ये आपके हो गए कौन से, इनके कॉमन नेम्स, ठीक है। अगर हम बात करें 2 और आपको बहुत ही जो है मतलब रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते हैं, एक अपना मैलिक एसिड, एक फ्यूमेरिक। अब ध्यान रखना है मैलिक की स्पेलिंग कौन सी है, MALEIC है, ठीक है, और ये है अपना फ्यूमेरिक। तो इस C+C के अबाउट अगर आपकी सिस कंफर्मेशन है, दोनों C+OH ग्रुप एक ही साइड में है तो मैलिक है, और अगर ट्रांस है तो आपका फ्यूमेरिक है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं अगर आप इसको हीट करोगे,
इसको अगर आप सिंपली हीट करोगे तो क्योंकि ये दोनों सेम साइड में है तो यहाँ से अनहाइड्राइड बन जाता है, यहाँ से आपका नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिंग बन जाएगी 5 मेंबर। चलिए तो मैलिक है, ध्यान रखना है MALEIC है, एक दूसरा भी होता है MALIC, है ना। तो दोनों की स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला क्या होता है आपका, अगर हम इस वाले मैलिक एसिड की बात करें तो आपका C डबल बॉन्ड OH CH2, अगली CH2 पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और फिर दोबारा आपका C डबल बॉन्ड OH। तो ये है आपका MALIC वाला मैलिक एसिड, ठीक है। चलिए तो ये तो बात होगी कॉमन नेम्स की, ये कॉमन नेम्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी तो बेसिक आपको पता है, ये हैं जो अलग आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की और इनकी सोल्युबिलिटी की। तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर इनके आप कंपेरेबल वेट वाले लो, मान लो आप एल्कोहल्स लेते हो, ठीक है, या ईथर वीथर हाइड्रोकार्बन कुछ भी लो, तो क्या होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो आपकी और अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए आपका एसिटिक एसिड था तो OH और ये आपकी दूसरी यूनिट रही OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर बनेगा और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट वाले आप अल्कोहल्स लो या फिर बाकी कुछ भी लो, उनसे क्या है आपका ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी इनके बॉइलिंग पॉइंट की ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में एज सच इनको मतलब एक पर्टिकुलर क्या है ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अब तो अगर हम 10 कार्बन एटम्स बात करें तो क्या होता है, मान लीजिए आपकी एक सिंपल चेन है, एक हम बात कर रहे हैं एक में इवन नंबर ऑफ कार्बन है, एक में ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। तो भाई इवन वाले मान लीजिए हमारे पास 4 कार्बन है, तो हमने कहा है CH3C और फिर C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके हम एक सिंपल चेन लें, एक COOH ग्रुप लगाएं, तो हम कह रहे हैं यार आपके जो इवन कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, इवन कार्बन है, तो क्या है इनका मेल्टिंग पॉइंट देखा गया है ओड वालों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्रिस्टल में जो फिटिंग होगी वो क्या है ज्यादा बेटर होगी, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी। क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो CH3 ग्रुप और ये COOH ग्रुप दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट आ रहे हैं, तो बेटर फिटिंग इनकी होती है, उस वजह से क्या है इनका मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा है ओड वालों से। चलिए सोल्युबिलिटी में आप अगर बात करना चाहोगे तो क्या है भाई, अगर वाटर में अगर मान लो हम पोलर सॉल्वेंट में बात कर रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं इनको, तो वाटर में क्या है अप टू 4 कार्बन एटम्स जो हैं ये सोल्यूबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर के साथ, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा आप बढ़ाने लगोगे तो क्या होगा, आपका जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, जो ये CH3 वाला सब है, ये सब भी क्या है बढ़ने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या है इनकी सोल्युबिलिटी गिरती जाएगी और ये सोल्यूबल क्या है वाटर में नहीं होंगे। तो अप टू 4 कार्बन एटम्स क्या है ये सोल्यूबल हैं। तो ये बात होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम चलेंगे सीधा किस पे, पहले इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं और इनकी हम देखेंगे प्रिपरेशन में हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक भाई कैसे आप ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, या फिर मान लीजिए कैसे आप इनके डेरिवेटिव से, तो हम अलग से ही देखेंगे डेरिवेटिव से भी क्या है हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे जा सकते हैं, है ना, कैसे ग्रिग्नार्ड से बना सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि भाई प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हम कुछ ही मेथड डिस्कस करेंगे क्योंकि यार बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास भाई पहला है ऑक्सीडेशन से आपके पास मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है। हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका जॉन्स रिएजेंट हो गया, या फिर आपका डाइक्रोमेट हो गया एसिडिक मीडियम में, या फिर आपका परमैंगनेट हो गया एसिडिक मीडियम में। तो ये सारे अगर आप यूज करोगे तो आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधा जाएगा आपका एसिड में, एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा। अगर आप वीक यूज करते, मान लीजिए PCC PDC ये सब यूज करते, तो आपका ये कहां पे जाता, ये आपका एल्डिहाइड पे जाके रुक जाता। लेकिन क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं हम, तो क्या होगा आपका सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दूसरा क्या है, मान लीजिए आपके पास एक कीटोन है, ठीक है, जो कि अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अगर सिमेट्रिकल है तब तो बात ही खत्म हो जाती है। क्यों? देखते हैं। अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल है तो हमने देखा है ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके आजू बाजू इधर CH3 इधर C2H5 है। अब अगर आप KMnO4H+ हीट दोगे तो ये C डबल बॉन्ड O किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा। तो यहां पे अपना एक आता है पोपोव्स रूल, तो POPOFF पोपोव्स रूल, वो कहता है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जाएगा स्मॉल जो आपकी चेन है उसके साथ। तो यहाँ पे ये अगर मान लो मैं इसको O18 बोल देता हूं, ठीक है, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O18 और OH, ठीक है, ये बॉन्ड आपका यहाँ से टूट जाएगा और आपका इधर भी जो है वो आपका C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेंगे, तो पोपोव्स रूल आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, मान लीजिए आपके पास अब एल्डिहाइड है और हम एल्डिहाइड से क्या है कार्बोनिक एसिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पूरी बात की है कि टोलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, केमिस्ट्री बेस ये किन किन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हेमी एसिटिल की बात की है, एसिटिल की बात की है, तो काफी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपके पास, मान लीजिए अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड है या एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक को अपने को पता है, एरोमेटिक को आपके फेलिंग, बेनेडिक्ट, शिफ्ट ये सब क्या है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। आपका टोलन जो है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक हो, दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक में। लेकिन जो बाकी तीन हैं, फेलिंग, बेनेडिक्ट और शिफ्ट स्विस, क्योंकि ये सब माइल्ड है, टोलन भी माइल्ड है लेकिन ये इसको कर लेता है, तो ये सारे जो हैं ये बाकी केवल एलिफेटिक को ही कर पाते हैं, टोलन दोनों को कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको डिटेल में देखना है इन चारों का, तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो आप रिवीजन लेक्चर है वहां पे देख सकते हो। चलिए, अब मान लीजिए आपके पास क्या है, नॉर्मली तो आप एक अल्काइल को क्या है ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते इस तरीके से, लेकिन अगर वो बेंजीन के साथ अटैच्ड है, आपकी जो अल्काइल चेन है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, तो अगर आप KMnO4H+ दोगे तो क्या होगा आपका, अब कितनी भी लंबी चेन लगी हो यहाँ फर्क नहीं पड़ता, आपका ये पूरी चेन टूट जाएगी और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड टाइप का मिल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपकी बेंजीन रिंग और यहाँ पे आपको सीधा C डबल बॉन्ड OH मिलेगा। ठीक है, कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता कितनी भी लंबी चेन हो। लेकिन कब नहीं हो पाएगा, अगर यहाँ पे टर्शरी हो गया, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, टर्ट ब्यूटाइल टाइप का हो गया, अगर ये ग्रुप हुआ, ठीक है, मतलब बेसिकली आपको अगर यहां से ऑक्सीडाइज करना है तो यू नीड एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस पोजीशन पे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, टर्शरी बोल दिया, टर्शरी नहीं है ना, टर्ट ब्यूटाइल की बात कर रहे हैं हम। तो अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप इस कार्बन को COOH में नहीं ले जा पाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, कि यू नीड एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एट दिस पोजीशन। ठीक है, अच्छा, और मान लीजिए आपका अनसैचुरेशन है इस तरीके से, आप इससे रिएक्शन करवाओगे, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बॉन्ड टूटेगा अनसैचुरेशन वाला और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पे मिल जाएगा। अच्छा, और कैसे पा सकते हैं भाई हम, जो आपके डेरिवेटिव्स थे, मान लीजिए आपके पास एक एस्टर है RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसका आप जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो H+H2O या बेसिक करते हो, तो क्या होगा आपका भाई, ये H+ यहाँ जाएगा, प्लस आएगा, वाटर अटैक मारेगा, तो बेसिकली आपको यहाँ से दोबारा एसिड प्लस अल्कोहल मिल जाएंगे। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म जब हम डेरिवेटिव्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव जो है उनका भी आप हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड ला सकते हो। भाई वही तो डेरिवेटिव्स की बेसिक डेफिनेशन है कि डेरिवेटिव्स एसिड के वो हैं जिनका आप अगर एसिड के बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको दोबारा एसिड मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली इनका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, तो ये भी प्रिपरेशन का मेथड हो गया। अच्छा, एक जैसे मान लीजिए आपके पास ग्रिग्नार्ड है, RMgX है और CO2 से रिएक्शन कराओगे, क्या होगा भाई, यहां से आपका R- CO2 में क्या है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, वो अटैक करेगा, यहाँ पे ये शिफ्ट होंगे इधर की तरफ, आपका क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O H+ दोगे तो लग जाएगा OH और आपको यहाँ से भी आपका एसिड मिल जाएगा। तो ये कुछ मेथड हो गए कि कहां से हम किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है इनकी भाई एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। अच्छा, सबसे पहला देखिए, अब अपने को पता है किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर रहे हो, मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा, एसिड होगा। और ऑब्वियसली आपको कुछ बातें तो पता ही होना चाहिए, जैसे भाई आपका जो कार्बोक्सिलिक है वो फिनोल से, अल्कोहल से, इन सबसे तो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके सल्फोनिक जो है वो कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और इन सबको ध्यान में रखते हुए वो हम देखते हैं। तो भाई पहला हम क्या देख रहे हैं कि जो ओम्स गैप था, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, वो वाली जो अपना है, वो जो सीरीज है ओम्स गैप वाली, उनमें किसकी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमने दो लिए, आगे डैश 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 है, मतलब आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे एक CH2 यूनिट आई है, अगले वाले में 2 आएंगी एंड 3 4 एंड सो ऑन। चलिए, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक बात देखना कि भाई यहाँ पे क्या चीज होगी जो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। हमने कहा भाई कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी चेक करना है। ठीक है, आपने पहला वाला जो ऑक्सैलिक है इसको अच्छे से बनाते हैं, डबल बॉन्ड O, वहां से मान लीजिए आपने इसका कॉन्जुगेट बनाया, तो ये जो ग्रुप है, जो आपका एक ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप क्या करेगा, ये -I के थ्रू, ये ग्रुप -I के थ्रू क्या करेगा, इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा। अगर हम बाकी देखें, बाकी में क्या हो रहा है भाई, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एनायन बनाओगे तो आपका बीच में CH2 यूनिट आ गई है। ठीक है, जो कि एक +I दिखाती है। ठीक है, ये -I शो कर रहा है, तो आपका बीच में +I वाली जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप ऑक्सैलिक से आप पिमेलिक की तरफ जा रहे हो या एडीपी की तरफ जा रहे हो, तो क्या होता जाएगा, आपकी जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो आपकी क्या है, घटती जाएगी। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ऑक्सैलिक, फिर होगा मेलोनिक, फिर सक्सिनिक, इस तरीके से आपके एसिडिक स्ट्रेंथ इस केस में वेरी करेगी। ठीक है, अच्छा,
क्योंकि अपने को पता है यार आपका एनायन बन रहा है, उसको स्टेबलाइज करना है तो या तो आप रेजोनेंस के थ्रू कर सकते हो, तो अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जो वहां से भाई कॉन्जुगेशन होकर माइनस एम वगैरह हो सकता है तो अच्छी बात है, वरना हम क्या देखेंगे, इंडक्टिव देखेंगे। तो माइनस आई हो या माइनस एम हो, दोनों ही आपके जो है एसिड को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो वही हमें देखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेईई में आ चुका है ना। ऑप्शंस अगर इसमें दिए जाएं तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, तो वहां से आप कर सकते हो, लेकिन ठीक है बिना ऑप्शंस के ऊपर करने की कोशिश करते हैं। हम कार्बोक्सिलिक में एक बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास फॉर्मिक एसिड है, एक बेंजोइक एसिड है, एक मान लीजिए एसिटिक एसिड है। अच्छा, तो ये एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, ये सबसे छोटू वाला हो गया अपना फॉर्मिक एसिड। तो इन तीनों में अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो तो क्या ऑर्डर आता है, अगर आपको याद ना हो तो याद दिला देते हैं भाई। सबसे ज्यादा आपका आता है कौन सा, फॉर्मिक, फिर आपका आता है बेंजोइक, फिर आपका आता है एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि फॉर्मिक में अगर आप देखो, ये बनाया आपने एनायन, अब इसके पास हाइड्रोजन है इधर, तो हाइड्रोजन क्या है, कोई इंडक्टिव शो नहीं करेगा, ठीक है, कुछ तरह का कोई मेसोमेरिक शो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है, चलो हम मान रहे हैं कि भाई केवल ये आपके पास एनायन है, कोई स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज करने वाला नहीं है। अच्छा, अगर हम मान लो एसिटिक में चलते हैं तो आपके पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, जो प्लस आई के थ्रू क्या करेगा, आपके एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो अपने को समझ में आ गया यार, फॉर्मिक वुड बी ग्रेटर देन योर एसिटिक एसिड। अच्छा, बेंजोइक के केस में क्या होगा भाई, बेंजोइक के केस में ये C डबल बॉन्ड O माइनस, तो हम कह रहे हैं रिंग जो है वो प्लस M और माइनस I दोनों शो करेगी। लेकिन क्या है, अगर हम देखें तो ओवरऑल जो है आपका इस केस में प्लस M आप मानिए ग्रेटर देन माइनस आई, तो आपका जो पीके देखा गया है वो फॉर्मिक की कंपैरिजन हम बात करें तो ज्यादा है। अगर पीके ज्यादा है मतलब एसिड आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग, और इस ऑर्डर को आप याद ही रखना है ना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ यार कि ठीक है यहाँ पे प्लस एम आ रहा है, इधर प्लस आई है, अगर आप कहीं बेंजोइक को एसिडिक से क्या कर दो, वीक कर दो, ये सब नहीं करना है। तो ये तो आप याद ही रखो तो ज्यादा बेटर है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आपका फॉर्मिक देन बेंजोइक देन योर एसिटिक एसिड, तो ये अपना ऑर्डर आता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखना यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच्ड है आपके पास sp कार्बन, यहाँ पे आपके पास अटैच्ड है sp2 कार्बन, ठीक है। और ये अपना फिर आ गया भाई एरोमेटिक वाला, और ये अपना नॉर्मल एलिफेटिक। अगर हम नॉर्मल एलिफेटिक के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे क्या है भाई, वो तो sp3 था, यहाँ पे जैसे जैसे s करेक्टर आपका बढ़ेगा, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आपका जो एनायन बनेगा उसको स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो हम कह रहे हैं यार sp वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो आपकी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि ये माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा, लेकिन माइनस आई किसका ज्यादा है, माइनस आई sp वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका sp2। तो a वुड बी ग्रेटर देन b, ठीक है। फिर हम चले यहाँ पे, हमने अभी देखा यार आपका जो बेंजोइक वाला केस है, ठीक, यहाँ पे प्लस एम वाला ग्रुप है, हम मानते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस भी उसी तरीके के दिए गए थे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना होता कि भाई ए पहले आएगा फिर बी आएगा और सी इन दोनों के तो बाद में आ रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, प्लस एम के थ्रू ये इस एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक एलिफेटिक की चेन आपकी और बढ़ गई है ना। अगर हम बात करते हैं एसिडिक की कंपैरिजन में, तो आपका एक और बीच में CH2 ग्रुप आ गया है, तो वो और डिस्टेबलाइज करेगा उस एनायन को। तो अपना ये इससे तो पीछे होना है ना, क्योंकि हमने देखा है एरोमेटिक वाले आपके क्या है, एलिफेटिक वाले से ज्यादा थे। तो हमने कहा यार A B, अब इन दोनों में हो सकता है आप लोग डिबेट करने लगो यार C D में क्या होगा वो है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस थे उस क्वेश्चन में, तो आप वहां से इजीली क्या इसको रिड्यूस कर सकते थे। तो अपना ऑर्डर जो आया यहाँ पे A B, क्योंकि उनमें माइनस आई है, स्टेबलाइज कर रहा है, C प्लस एम से डिस्टेबलाइज कर रहा है, प्लस एम भी है माइनस आई भी है, तो प्लस एम का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, तो इस वजह से डिस्टेबलाइज ही होता है। और यहाँ पे आपके पास जो एलिफेटिक चेन आ रही है वो भी डिस्टेबलाइज करेगी, तो लास्ट में आपका D। तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, ये है आपके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, नीचे सल्फोनिक है। कार्बोक्सिलिक है, उसकी पैरा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है। कार्बोक्सिलिक पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फिर CH3 है, और एक में कुछ नहीं है। तो हमने सबसे पहले बात की यार अपने सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक से तो कहीं ज्यादा एसिडिक हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सल्फोनिक वाला आएगा, सही बात है। तो एक नंबर पे आएगा A के बाद अगर हम देखें तो सब में कार्बोक्सिलिक है, चलिए अच्छी बात है। तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, हमने देखा यहाँ पे जो नाइट्रो है वो शो करेगा आपका -M -I, OH +M -I, CH3 आपका +I, ठीक है।
और आपका इधर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो अगर ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो विथड्रॉइंग नेचर शो करेंगे तो अच्छी बात है, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो हमने कहा माइनस एम माइनस आई, बहुत ही अच्छी बात है। तो ए के बाद आएगा बी, इसके बाद यार प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होगा OH के लिए, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा ओवरऑल। तो ये बेकार हो गया, किससे? जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है उसकी कंपैरिजन में। और यहाँ पे भी प्लस आई है तो वो बेकार ही कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा के, तो ये भी गलत हो गया। तो हमने कहा सल्फोनिक ग्रेटर देन नाइट्रो वाला, दैट वुड बी ग्रेटर देन जहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और उसके बाद आपका आएगा प्लस आई वाला, और क्योंकि मेसोमेरिक आपका इंडक्टिव से ज्यादा है तो लास्ट में आपका आएगा ये OH वाला। तो A B देन E D देन C, ये आपका ऑर्डर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अब बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट की। तो ऑर्थो इफेक्ट में क्या है, हम बोलते हैं यार अगर आपका कार्बोक्सिलिक है, ठीक है ना, आपको मान लीजिए रिंग है, उस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, हम कह रहे हैं यार अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, आपका कोई ग्रुप आ गया, एक बल्कि ग्रुप आ गया ऑर्थो पोजीशन पे ना, हाइड्रोजन जैसे की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो होगा ही, लेकिन कोई और ग्रुप हमने वहां पे लगा दिया हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, तो हम कहते हैं यार आपके एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? हम क्या कहते हैं कि यार मान लीजिए जो आपका कार्बोक्सिलिक आयन पहले बन रहा था, वो रिंग के साथ क्या है, जब कॉन्जुगेशन कराएंगे हम तो उसके क्या है, आपके ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जब आपका ऑर्थो पे एक बल्कि ग्रुप आ जाता है तो आपका जो कार्बोक्सिलेट है उसका प्लेन चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए भाई बेंजीन इस तरीके से है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट वाला भी जो भी उसके जो एटम्स है वो इसी प्लेन में है, तो बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स हैं, बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स बने हैं वहां पे जो ऑर्बिटल हैं वो बेंजीन के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट वाले हैं वो भी परपेंडिकुलर हैं, तो वो उनमें रेजोनेंस हो जाता है। लेकिन अब पहले ऐसे है, लेकिन अगर आपके एटम हिंड्रेंस की वजह से जो कार्बोक्सिलेट है, क्योंकि उसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया है, एक हिंड्रेंस वाला ग्रुप आ गया है, तो वो थोड़ा सा उस प्लेन से टिल्ट हो जाएगा। अगर वो कार्बोक्सिलेट वाला ग्रुप आपका टिल्ट हो गया तो उसके जो ऑर्बिटल हैं वो बेंजीन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन के सेम प्लेन में नहीं होंगे, मतलब कि वो मेसोमेरिक उसमें नहीं जा सकते रिंग के साथ। अगर ऐसा नहीं होगा, अब आपके नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर कम बनेंगे, लेकिन जो बनेंगे वो दोनों क्या होंगे, वहां पे अगर आप देखो तो आपका माइनस चार्ज केवल डिलोकलाइज होगा किस पे, आपके केवल ऑक्सीजन पे। तो जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर कम है, लेकिन दोनों कहीं ज्यादा अच्छे हैं जब आपके पहले 5 बन रहे थे उनसे। समझ रहे हो भाई? हम क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो केवल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है, ये भी मैटर करता है जो बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है आपका, जब केवल 2 बने हैं और दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे हाइब्रिड में, तो वो आपका ज्यादा स्टेबल जो है उसका हाइब्रिड होगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ओवरऑल बढ़ जाती है। जैसे हम कह रहे हैं भाई आपके पास C डबल बॉन्ड O-, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए CH3 आ गया, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका प्लेन क्या है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये इसके साथ प्लस m, सॉरी इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगा। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे तो इसके केवल 2 ही बनेंगे, एक ये और एक रिंग तो ऐसे ही रहेगी, और आप एक इधर ले जाइए। ठीक है, तो बेसिकली केवल यहीं पे आपका चार्ज जो है घूमेगा। तो 2 ही बन रहे हैं, लेकिन दोनों क्या इक्वली मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे हाइब्रिड में, और ज्यादा स्टेबल आपका हाइब्रिड है। तो और पहले क्या हो रहा था, पहले देखते हैं भाई C डबल बॉन्ड O-, ठीक है, अच्छा इसको इधर शिफ्ट कराइए, ये इधर शिफ्ट कराइए, तो आपका यहां आएगा प्लस, यहां आएगा डबल बॉन्ड O पे माइनस, O पे माइनस। आपके कुछ इस तरह के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पिक्चर में आएंगे। अब ज्यादा थे लेकिन ये स्टेबल थोड़ी ना है यार, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है आपके अब केवल 2 बन रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, अच्छे हैं, तो इसकी वजह से आपका ये वाला जो हाइब्रिड है वो ज्यादा अच्छा होगा, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार एनायन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आपका प्रीवियस वाला जो केस था। इसको आप और भी बना सकते हो, ठीक है, तो इसलिए आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो आपका इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जो रेजोनेंस पहले हो रहा था उसका क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनहिबिशन हो गया है, SIR इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो इसी की वजह से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब आपका कहीं भी किसी पोजीशन में कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता, अगर ऑर्थो पे लगाया कोई ग्रुप बल्कि वाला CH3 जैसा कोई ग्रुप, तो क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जैसे जैसे वो ग्रुप और ज्यादा बल्कि होता जाएगा तो उसका प्लेन क्या है, जो C+O- है उसका प्लेन, ये जो 3 एटम है ये ऐसे थे तो ये और ज्यादा क्या है, ऐसे टिल्ट होते जाएंगे जैसे जैसे आपका ऑर्थो पोजीशन वाला बल्कि होता जाएगा। जैसे मान लो मैं एक केस लेता हूं भाई, ऑर्थो मैंने लगाया फ्लोरीन,
फिर लगाया मैंने क्लोरीन, फिर ब्रोमीन लगाया, फिर मैंने आयोडीन लगाया। तो फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से आयोडीन, मेरा क्या है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है और तो पोजीशन पे तो जो प्लेन होगा COO- का वो ज्यादा टिल्ट होता जाएगा, तो वहां पे जो मेसोमेरिक होने की थोड़ी बहुत संभावना थी वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। तो बल्कीनेस बढ़ी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, पहले मिथाइल था, फिर इथाइल हुआ, फिर आइसोप्रोपाइल हो गया, फिर आपका क्या है, ये ब्यूटाइल वाला हो गया। तो क्या होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी क्योंकि आपका बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहां पे ऑर्थो इफेक्ट मिक्स कर दिया हो गया है, फिर ना इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो ये हो गया अपना ये वाला। इसके अलावा एक और चीज आती है इसमें स्ट्रेंथ में ही, एसिडिक स्ट्रेंथ में, कि यार आपको 10-15 या मान लो 5-6 दे दिए आपको मॉलिक्यूल्स और पूछते हैं कि अगर हम इनकी रिएक्शन करवाएं NaHCO3 से तो कौन कौन CO2 इवॉल्व करेगा, ठीक है। जैसे जेई ने क्वेश्चन पूछा था जहां पे क्या है, एक बाइनरी मिक्सचर था, 2 कंपाउंड थे A एंड B, उन A एंड B की रिएक्शन एक NaHCO3 से करवाई, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, और एक आपकी करवाई उन्होंने NaOH से। तो बोल रहे हैं दोनों के थ्रू क्या है, वो मिक्सचर सेपरेट होना चाहिए। तो उन्होंने फिर 4 ऑप्शन दिए कि भाई ये बाइनरी मिक्सचर क्या क्या होगा, तो दोनों में सेपरेट होगा। तो ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस था, तो वो क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो एक और 10-15 मॉलिक्यूल की लिस्ट देके आपसे पूछेंगे कि भाई कौन कौन CO2 क्या है NaHCO3 के साथ इवॉल्व करेगा। तो ये क्वेश्चन हम फिलहाल देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे इस चैप्टर में और आगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि यार हम डिस्कस करेंगे कि भाई NaHCO3 के साथ रिएक्शन करने पे कौन कौन CO2 गैस इवॉल्व करेगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखिए। तो जो जेई में आया था वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, क्या पूछा गया था, बाइनरी मिक्सचर ऑफ A एंड B है अपने पास, हमने उसकी रिएक्शन करवाई NaOH से, अपने को मिला कंपाउंड A एंड B। तो बेसिकली NaOH should be able to separate your both A and B, and similarly your NaHCO3 sodium bicarbonate should also be able to separate your A and B। तो अगर मान लो कोई ऐसा एसिड है जो दोनों, जो ऐसा ग्रुप है अगर कहीं, अब 4 ऑप्शन दे दिए A B C D, A में है ये 2, तो क्या इन दोनों को मैं इससे भी सेपरेट कर सकता हूं और इससे भी सेपरेट कर सकता हूं, अगर हाँ तो वो अपना आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर कोई इससे दोनों अगर रिएक्ट कर गए, गिवन ऑप्शन में जो दो आपको दिए गए हैं मॉलिक्यूल्स, अगर दोनों इससे रिएक्ट कर गए तब क्या होगा, अगर दोनों कंपाउंड रिएक्ट कर गए तो आप, अब रिएक्ट कर गए मतलब दोनों सेपरेट नहीं हुए ना यार, सेपरेट कब होंगे, एक रिएक्ट करे एक रिएक्ट ना करे। अब इससे रिएक्ट करने का क्या मतलब है, देखिए हम कहते हैं यार NaHCO3 है, ठीक है, हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी। तो NaHCO3 रिएक्शन जो हम करवाएंगे किसी भी एसिड से, तो क्या बनेगा, मान लो भाई उस एसिड ने इसको H+ चिपकाया, तो हमने कहा यार कोई भी आपका RC डबल बॉन्ड OH था, हमने उसकी रिएक्शन करवाई NaHCO3 से, और क्या बना, इसने इसको H+ दिया मान लो, तो इसका बन गया कॉन्जुगेट H2CO3 प्लस अपना जो R था वो COO- Na+। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, अब H2CO3 जो है यहाँ से ये आपको डिकम्पोज होकर H2O + CO2 तुरंत दे देगा, ठीक है। तो अपन बोलते हैं CO2 इवॉल्व होगी। तो CO2 इवॉल्व होने के लिए इस रिएक्शन को जाना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, जब आपका ये दिस एसिड शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर H2CO3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है। तो अगर ये वीक हो गया तब ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, अदरवाइज अगर ये स्ट्रॉन्ग है H2CO3 से, मतलब जो आपको दिया गया है उसके कॉन्जुगेट एसिड से आपका गिवन एसिड शुड बी स्ट्रॉन्गर। बात खत्म। NaOH है तो OH- का कौन सा कॉन्जुगेट, H2O, तो H2O से स्ट्रॉन्गर जो होगा वो रिएक्ट कर जाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। H2O से स्ट्रॉन्गर फिनोल भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक भी होते हैं, अल्कोहल अगर हम छोड़ दें मेथनॉल को, CH3OH को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे अल्कोहल आपके H2O से वीक एसिड होते हैं। अब ऑप्शन नंबर दे देखिए, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक, पहले NaOH से करवाते हैं। हमने कहा फिनोल जो है भाई आपके NaO जो वाटर हैं उनसे एसिडिक हैं, ये भी एसिडिक है, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे। इससे सेपरेट हो जाते, क्यों, क्योंकि H2CO3 से स्ट्रॉन्ग आपका फिनोल नहीं है। फिनोल का ट्राइनाइट्रो जो है वो आपका, जो अपना पिक्रिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है H2CO3 से, लेकिन सिंपली फिनोल या फिनोल पे एक NO2 लगा दूं मैं, ऑर्थो पे या मेटा पे, वो आपके नहीं है, आपको ट्राई चाहिए या डाई वाला चाहिए। तो ये रिएक्ट नहीं करता NaHCO3 से, ये कर जाता तो सेपरेट हो जाते, लेकिन यहां सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो हमें दोनों से सेपरेट करने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहां पे तो अल्कोहल ले लिया है, अल्कोहल एसिड, अल्कोहल इससे लेंगे तो ये सेपरेट कर देगा, क्यों, क्योंकि अल्कोहल इज अ वीकर एसिड देन योर वाटर, ठीक है। और NaCO3 में जब फिनोल ही नहीं कर रहा तो अल्कोहल तो कहां से रिएक्ट करेगा, लेकिन एसिड कर जाएगा, तो ये दोनों से रिएक्ट करेगा, ये दोनों से नहीं करेगा, तो बी आपका आंसर होगा, सेपरेट हो जाएगा। सी में बात करोगे अगेन अल्कोहल एंड फिनोल। अब दिक्कत ये है, फिनोल जब आपने लिया है और आपने अल्कोहल लिया है तो ये दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब NaCO3 विल नॉट रिएक्ट विद ईदर ऑफ देम। आप फिनोल ले लो या अल्कोहल, किसी से रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन दोनों से नहीं होगी, सेपरेट कैसे होंगे। डी, एक अगेन अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, तो ये आपका
हो जाएगा। इसमें इन्होंने क्या एलिफेटिक बना दिया कार्बोक्सिलिक को। कार्बोक्सिलिक एलिफेटिक को या एरोमेटिक, इट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन योर H2CO3, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी NaHCO3 के साथ कार्बोक्सिलिक की, अल्कोहल की नहीं होगी। वाटर से तो स्ट्रॉन्ग है कार्बोक्सिलिक, तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी OH- के साथ, लेकिन अल्कोहल सभी कर एक्सेप्ट मेथनॉल, तो उसकी रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर होंगे बी एंड डी। चलिए, तो इसका हो गया भाई बी और डी, आसान क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब सिंपली पूछ रहे हैं हम कौन कौन CO2 गैस रिलीज करेगा ऑन रिएक्शन विद NaHCO3। हमने अभी देखा एसिड्स व्हिच आर स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 विल रिलीज CO2 ऑन रिएक्शन विद NaHCO3। अब देख लेते हैं कौन कौन है। हमने कहा फिनोल नहीं होते हैं। फिनोल पे अगर आपने एक नाइट्रो लगाया, तो देखिए फिनोल पे नाइट्रो लगा रहे तो क्या हो रहा है, आपका नाइट्रो -M शो करेगा, -M-I। अब नाइट्रो लगाओगे तो जो आपका फिनोक्साइड बनेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो ज्यादा एसिडिक बनता जाएगा। लेकिन कितना एसिडिक बनाना है मुझे कि वो H2CO3 से रिएक्ट कर जाए, वो कब बनेगा, जब आप 3 नाइट्रो लगाओगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तब बन जाता है। क्या 2 में बनेगा? जी हाँ, 2 में भी बन जाता है। लेकिन अगर आप 1 लगाओगे तो नहीं बनता है। तो फिनोल क्या रिएक्ट करके CO2 देगा? नहीं। कार्बोक्सिलिक बिल्कुल देगा, कार्बोक्सिलिक बिल्कुल देगा, चाहे आप उसकी किसी भी पोजीशन पे, चाहे आप +M वाला ग्रुप लगा दो जो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है एनायन को, उसको और वीक बना रहा है, लेकिन तब भी कार्बोक्सिलिक H2CO3 से तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। अब वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, वो स्ट्रॉन्ग है। सिंपली नाइट्रोबेंजीन दे रखा है, कोई मतलब नहीं है इस बात का। टोल्यूइन दे रखा है, कहां से एसिड लग रहा है ये हमें। हमने कहा एक NO2 लगाओगे वो उतना एसिडिक नहीं होगा। CCl3 COOH, भाई COOH उतना ही काफी था, इन्होंने Cl3 लगा के हमारी मदद कर दी है, क्योंकि वो -I, अब 3 Cl लग गए हैं कार्बन पे, तो वो माइनस शो करेगा आपको इंडक्टिव में, तो वो और एसिडिक बन गया है। तो ये तो और भी अच्छी बात है, तो ये शो करेगा। हमने कहा ये डबल वाला शो कर देगा। तो अगर आप गिनो कितने आपके कंपाउंड देंगे CO2, 1 2 3 4, ये भी देगा 4 5 6, तो आपके 6 ऐसे हैं जो CO2 रिलीज करेंगे ऑन रिएक्शन विद NaHCO3। अब हम आगे चलते हैं बच्चों इस चैप्टर में, और अब हम देखेंगे भाई कैसे आप जो है डेरिवेटिव्स बना सकते हो एसिड के, ठीक है, कैसी कैसी रिएक्शंस है, और हम एस्टरिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, उसकी जो मैकेनिज्म उसको हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है यार कि आपका जो अल्कोहल का O है वो लग रहा है एस्टर में या उसी का लग रहा है, और जो कार्बोक्सिलिक था उसी का O वहां पे है, और केवल वहां से आपका जो है अल्कोहल फिर रिएक्ट किया है, मतलब तो वहां पे कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कौन सा O अटैक कर रहा है, कौन सा O लग रहा है। तो बहुत ही बेसिक सा डाउट है, वो हम देखेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम इसमें करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं भाई हम कैसे कैसे डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, हम पहले बना रहे हैं भाई एसिड हैलाइड, ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे आपका क्लोराइड ही बना रहे हैं बेसिकली। तो ये आपके पास एसिड था, आपने रिएक्शन करवाई PCl5 से या PCl3 से या SOCl2 से, क्या होगा भाई, OH हटा के वहां पे Cl लगेगा, क्योंकि ये क्या है, क्लोरीन देने का काम करता है PCl5। तो R C डबल बॉन्ड O Cl प्लस यहाँ से OH निकला है, तो आपका एक बनेगा POCl3 प्लस आपका HCl, ठीक है। तो ये आपकी PCl5 का रिएक्शन है। SOCl2 के साथ करोगे तो अगेन RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। अगर PCl3 के साथ करोगे RCOCl प्लस आपका H3PO3, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे एसिड क्लोराइड मिल जाएगा, और हमें वही चाहिए था। चलिए, अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, अमोनिया के साथ हीट कर रहे हो, तो इस मेथड से भी हम बना सकते हैं, उतना प्रेफर्ड मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ से अमाइड बनाना है, अगर आपको अमाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, तभी क्या वो डिहाइड्रेट होके आपको अमाइड देगा। तो बेसिकली क्या होगा भाई, आपका एसिड है, ये एक बेस है, तो पहले आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस और आपका NH4 प्लस। अब अगर आप इसको भाई 150 से 200 डिग्री सेल्सियस इतना भी हीट करोगे, तब जाके आपका ये डिहाइड्रेट होगा और आपका RCONH2 आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पे अमाइड्स बना सकते हैं। अच्छा, अनहाइड्रेट अगर अपने को बनाना है तो क्या करना है भाई, अपने को 2 यूनिट में से क्या है, वाटर निकालना है। ये आपके पास एसिड है, P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, 2 यूनिट लेगा और RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है भाई इधर OH था ना, तो आई होप काफी आसान है समझ में, तो आपको आई गया होगा। आपके पास ये था, दूसरी यूनिट लीजिए RC डबल बॉन्ड OH, यहां से H2O निकाल दीजिए, तो सिंपली O के थ्रू क्या है, दोनों कार्बन्स कनेक्ट हो जाएंगे, हमें अनहाइड्रेट मिलेगा। एक बचता है अपना एस्टरिफिकेशन की, कैसे हम एसिड से एस्टर बना सकते हैं। तो आपके पास एसिड है, अल्कोहल है, और हमने यहाँ पे कैटलिस्ट दिया अपना H+, तो क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म हम अभी देखेंगे कि भाई प्राइमरी अल्कोहल है तो किस तरह से ये जाएगी रिएक्शन।
अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो किस तरीके से प्रोसीड होगी, तो ये देखेंगे। उसके बाद हम इस पे बेस्ड जो है 3 क्वेश्चन भी करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन है, बेसिकली आपकी शीट का ही है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये एसिड और अल्कोहल मिलकर आपका एस्टर बनाएंगे और आपका RC डबल बॉन्ड OR डैश। अगर मान लीजिए ये O को हम डिफरेंशिएट करने के लिए O18 लिख देते हैं, तो ये जो O है जो एस्टर में आया है ये O18 वाला ही है ना। कुछ बच्चों को डाउट होता है यार जो OH यहाँ पे लगा हुआ था ये वही O है कार्बोक्सिलिक वाला या फिर अल्कोहल वाला है, तो अल्कोहल वाला होता है बच्चों, ये वाला नहीं होता है। वो मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें बात समझना कि आपका ये बना प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे वाटर। अब ये रिएक्शन क्या है आपकी, ये लो इक्विलिब्रियम में है बेसिकली। तो आपकी डिपेंड करेगी कि यार आप क्या बनाना चाह रहे हो। आप यहां से एस्टर भी पा सकते हो, आप ये भी पा सकते हो। अगर आप चाहते हो रिएक्शन मेरी क्या है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाए, मतलब मैं चाहता हूं मेरा एसिड से जो है एस्टर बने, तो आप क्या करोगे, आप अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए या फिर आप H2 जो बन रहा है वो निकाल दीजिए। भाई आप प्रोडक्ट निकालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ताकि प्रोडक्ट और बने, इक्विलिब्रियम अटेन हो। या आप अगर रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो या तो आप अल्कोहल बढ़ा दो या आप वाटर निकाल दो तो एस्टर बनेगा। अगर चाहते हो आपके में रिवर्स हो, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाए और आपको दोबारा एसिड मिल जाए, तो आप क्या करो, आप वाटर और H+ क्या है खूब डालो, तो उससे क्या होगा, आपकी रिएक्शन वेपर डायरेक्शन में आएगी, आपको दोबारा एसिड मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या रिएक्शन कंडीशंस को बदल सकते हैं। चलो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। आपके पास एसिड था, अल्कोहल था, हमने एसिडिक मीडियम यूज किया। क्यों यूज किया अभी समझते हैं। तो आपके पास जो H+ है भाई, ये H+ क्या करेगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी है, यहाँ वाले जो लोन पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, यहाँ वाले नहीं है। तो आपका H+ जो है जाएगा, ये H+ पे बेसिकली अटैक करेगा और H+ के साथ अटैच हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। जैसे से 3 बॉन्ड बने ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, जैसे से प्लस आएगा ये शिफ्ट होंगे इधर, ये अगर शिफ्ट होंगे तो आपका जो R-OH था वो अटैक कर देगा यहाँ पे। जैसे ही ये अटैक करेगा आपको क्या मिल गया है, RCOH OH और यहाँ पे OHR-। अब ये आपका इक्विलिब्रियम रहेगा किसके साथ, कि आप भाई अब इसके 3 बॉन्ड बन गए, यहाँ पे प्लस आएगा तो ये H+ इस OH पे लग जाए। क्यों, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा, है ना भाई। एक कार्बन पे 2 OH आपके स्टेबल नहीं है तो वो तो होना ही है। तो हम कह रहे हैं यहाँ से आपका क्या है, RCOH OH2+ और यहाँ पे OR-। अब ये तो निकलना चाहेगा तो ये ऑक्सीजन वापस अपने लोन पे इधर लेके आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से RC डबल बॉन्ड OHOR-। ध्यान देना ये O कौन सा है भाई, हम लेके आए थे अल्कोहल वाले को 18 लिख लेते हैं, तो ये 18, तो ये 18, तो ये 18, तो ये 18, यहाँ पे प्लस आया, H+ निकाल देगा, वाटर है सॉल्यूशन में, H3O+ बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की बात, आपके पास एस्टर बन चुका है RC डबल बॉन्ड OR-। ध्यान देने की बात यह है कि ये अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है ना कि कार्बोक्सिलिक वाला। कार्बोक्सिलिक वाला जो था वो तो वाटर बनके निकल चुका है, ठीक है। तो ये अपनी कुछ इस तरह की मैकेनिज्म है। अब देखना, अगर मान लीजिए आपके पास जो अल्कोहल है वो टर्शियरी अल्कोहल है, तो आपका जो H+ है वो यहां अटैक करने क्यों जाएगा, वो सीधा यहां अटैक करेगा, क्योंकि यहां अटैक अगर करेगा तो यहां से आपको टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि स्टेबल भी है। तो क्या होगा भाई, ये लोन पेयर ना H+ अटैक नहीं कर सकता, बेसिकली ये ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो जैसे ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ये टर्शियरी था, तो आपका क्या बनेगा, C पे ये आपके 3 हैं और आपका यहाँ पे प्लस चार्ज, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब जो है कार्बोक्सिलिक भाई साहब हैं भाई, इनको इस बॉन्ड पे शिफ्ट कराइए, ये अटैक मार देगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अटैक मरवा हो गया तो CH3C डबल बॉन्ड O, और इस O ने अटैक मारा है उस पे, ठीक है, किस पे अटैक मारा है, उस कार्बन पे जिस पे 3 कार्बन लगे हुए थे। तो आपको वही एस्टर मिला है ना, मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट है। इसमें पहले एसिड पे अटैक हुआ था H+ का, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो आपका अल्कोहल है वहां पे प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है, तब आपके एसिड ने अटैक मारा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका हो सकता है। अब इसी बेस्ड हम एक कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं जिसमें 3 क्वेश्चंस आपके हैं। तो बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन है आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले, ये आपको जो हमने अभी डिस्कस किया टाइप 1 टाइप 2 रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन जो है आपकी, ठीक है, उसी के बेसिस पे अपने को यहाँ पे आंसर्स देने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे आपका टर्शियरी अल्कोहल है, पूछ रहे हैं प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो भाई एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं, एसिटिक एसिड है दोनों केसेस में। तो अगर हम पहले केस की बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ पे अल्कोहल अटैक कर देगा, नॉर्मल प्रोसेस अपनी, तो ये बनेगा।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टर्शरी है तो पहले H+ यहाँ अटैक करेगा तो ये निकलेगा, तो आपका O18 वाला नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा फिर आपका एसिड वाला O आएगा। तो CH3 पे क्या था, एक उसके साथ एक C है, उस C पे क्या किया आपने, O ने अटैक किया और वो एसिटिक एसिड का O था, तो ये O18 वाला नहीं रहेगा, ध्यान देने की बात है। ये टाइप 2 से जाएगी, हमने जो पैसेज अभी देखा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये टाइप 2 से जाएगी, ये टाइप 1 से आपकी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं भाई, आपके पास एसिटिक एसिड है और एक फिशर प्रोजेक्शन बना दी है अल्कोहल की। पहले वाले में अल्कोहल अगर आप देखो तो प्राइमरी है वही, दूसरे वाले में क्या है, वही टर्शरी अल्कोहल बना के दिया गया है। और पूछ रहे हैं भाई जो एक्स और वाई बनेंगे उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कमेंट आपको करना है। अब ये अपने को पता है टाइप 1 से जाएगी, ये टाइप 2 से जाएगी। टाइप 2 में खास बात क्या थी, टाइप 2 में आपका कार्बोकेटायन बना था, उसके बाद आपका एसिड का OH अटैक कर रहा था। तो अगर आपका कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो मतलब प्लेनर है, तो वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर रहा है। और अगर ऑलरेडी 3 डिफरेंट ग्रुप थे उस कार्बन पे और फोर्थ अपना कार्बोक्सिलिक वाला आ रहा है जो कि डिफरेंट ग्रुप ही है, तो आपके चारों अलग अलग हो गए। तो अब उसमें क्या है, वो R भी बन सकता है, S भी बन सकता है। भाई ऊपर से अटैक करेगा तो आपको एक अलग वो मिलेगा, नीचे से अटैक करेगा तो आपको अलग वो मिलेगा, मतलब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे और इनैंशियोमेरिक मिक्सचर होगा। 50-50 चांसेस हैं। और क्या होगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर वहां पे आपको मिलेगा। तो अगर हम बात करें एसिटिक एसिड और ये, तो इसमें क्या होगा, आपका 3 डिग्री है, H+ बनेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, जो प्लस यहाँ पे आया। अब ये है बच्चों आपका sp2, तो ये आपका C+O वाला जो है, ये आपका ऐसे समझिए, तो भाई प्लस जब यहाँ पे आया तो आपका C था, एक आपका PH था, एक आपका CH3 था, एक आपका C2H5 था। हम कह रहे हैं यार ये जो O है ये ऊपर से भी आके लग सकता है इस तरीके से, ठीक है, या नीचे से भी आ सकता है। तो ऊपर से आएगा तो अलग मॉलिक्यूल मिलेगा, नीचे से आएगा तो अलग मॉलिक्यूल मिलेगा, दोनों एक दूसरे के एनांशियमस होंगे। 50-50 रेसमिक मिक्सचर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर आप बात करो इस वाले की, तो आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है और ये है, तो ये तो नॉर्मली जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो चेंज नहीं हुई है, ये जाके वहां पे लग गया है। तो अगर ये R था तो R ही रहेगा, S था तो S वाला ही रहेगा, मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि भाई ये यहाँ पे जाके लगेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं हो सकती ना यार, कहीं पे ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा बेचारे को। यहाँ पे एसिटिक एसिड में C+OH था, ये OH जाएगा, वो O यहाँ पे लग जाएगा, तो जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी है वही रहेगी। तो ये एक ही रहेगा, या तो R रहेगा या S, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो द X इज ऑप्टिकली एक्टिव बट Y इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्लस वाला दे रखा है ऑक्टेन टू ओल, तो ऑक्टेन टू ओल आपके पास 8 कार्बन है, दूसरे कार्बन पे क्या है आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है, प्लस वाला है मतलब राइट में रोटेट करेगा आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। एस्टरीफाइज, तो इसके साथ अपन ने क्या एस्टरीफिकेशन करवाया है, एसिटिक एसिड के साथ, तो एसिटिक एसिड का एस्टरीफिकेशन करवाया विद ऑक्टेन टू ओल, और बोल रहा है कि यार इसने आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमी मिक्सचर दिया। अच्छा, तो रिएक्शन किस तरीके से हुई होगी, टाइप 1 टाइप से या टाइप 2 तरीके से हुई है, या मिक्स हुआ है टाइप 1 टाइप 2 का और आपको जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर मिल गया, या फिर टाइप 1 से ज्यादा हुई है, टाइप 2 से कम हुई है, टाइप 2 से ज्यादा हुई है, टाइप 1 से कम हुई है, क्या हुआ है। अगर आपको यार ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, एक बात समझना भाई, प्लस वाला क्यों बोल रहा है ये इसको कि भाई आपके 1 2 और फिर आपके इस तरीके से कुछ है यहाँ पे OH, तो इसमें 4 अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। अब इसने अटैक किया, अगर मान लो ये अटैक करता आपके एसिटिक एसिड पे, तो प्लस वाला दे रखा है ना यार, कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, तो अगर प्लस वाला होता वो जाके लगता एसिटिक एसिड के साथ तो प्लस वाला ही रहता, क्योंकि ये वो जाके केवल एसिटिक एसिड के साथ लग जाता, तो वहां पे आपको रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। रेसमिक मिक्सचर कब मिलेगा, जब ये OH निकले, यहां पे प्लस आए और फिर आपका एसिटिक एसिड वाला O आपका अटैक करे, तभी भाई वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है, आपको रेसमिक मिलेगा। तो टाइप 2 से हुई होगी रिएक्शन, है ना, दोनों का मिक्स भी नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि मान लो भाई टाइप 2 से भी आप कह रहे हो भाई टाइप 2 से ज्यादा हुई, टाइप 1 से कम हुई है, तो टाइप 2 से जितनी भी हुई 50-50 चांसेस हैं ऊपर नीचे अटैक करने के, तो उतना होगा आपका, मतलब उतने 50-50 बनाए तो वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया वो वाला पोर्शन। और जो टाइप 1 से हुई है वो तो आपका प्योर रहेगा ना यार, तो ओवरऑल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर ऐसा बोला गया है तो इसको टाइप 2 से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों अपने चैप्टर के डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन में बेसिकली जो हमने बात की कि यार 1 डिग्री अल्कोहल है तो कैसे एस्टरीफिकेशन हो रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल है तो कैसे एस्टरीफिकेशन हो रहा है, ठीक है।
वो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर 3 डिग्री है और अल्कोहल अगर अटैक करने जाएगा तो वहां पे रेट क्या काफी कम होगी। तो आप कह सकते हो कि 3 डिग्री के केस में जो मैकेनिज्म होनी चाहिए वो आपकी जो हमने टाइप 2 पढ़ी है कुछ उस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम मैच द कॉलम का एक क्वेश्चन है। कॉलम 1 में आपको या तो एसिड दिया गया है या एस्टर दिया गया है, उसके सामने कुछ रिएजेंट्स हैं, या तो हम उसका भाई अभी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं या बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। और अगर अपने पास एसिड है तो वहां पे आपको या तो एक बेस दिया गया है या फिर हम एसिड के साथ H+ दे रहे हैं। अपने को बताना है ये हाइड्रोलिसिस है, एस्टरिफिकेशन है, सपोनिफिकेशन है या फिर एसिड बेस रिएक्शन है। मोर देन 1 भी इनमें से कॉलम 2 में से आपके आंसर इसके हो सकते हैं। समझने की कोशिश करना। भाई ये अपना क्या है, एसिड है, ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड है और अपन ने क्या लिया यहाँ पे आपके पास है C2H5O-। ये क्या है, एक एसिड है, ये क्या है, एक बेस है। तो क्या होगा, ये C2H5COOH जो है अपना H+ देगा, C2H5O- H+ एक्सेप्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पे आयन बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। तो ये क्या हुई आपकी एसिड बेस रिएक्शन। तो ए में जो आना चाहिए, ए में आपका क्या आना चाहिए, ए में आना चाहिए आपका S। अगली बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। बी में क्या है आपके पास, एसिड है, अल्कोहल है, H+ है, सिंपल सी बात है, एस्टर बना रहे हैं तो बी में एस्टरिफिकेशन तो आएगा Q। उसके अलावा क्या कोई और ऑप्शन भी आ सकता है, क्या ये हाइड्रोलिसिस है, जी नहीं। सपोनिफिकेशन अपने को पता है यार, जब आप बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हो एस्टर का तो उसमें आएगा, मतलब सपोनिफिकेशन किस में आएगा, आपके डी में आएगा। तो डी में आना चाहिए आपका R आना चाहिए। और ये बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होगा क्योंकि आपका बेस जो है वो हाइड्रोलाइज कर रहा है इसको, तो इसमें ऑप्शन नंबर पी भी आएगा। क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन तो नहीं है, एस्टर बना नहीं रहे हैं, एस्टर बना हुआ है उसको एसिड और अल्कोहल में तोड़ रहे हैं। तो क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है। एक बात समझना, जब इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट, C2H5C OH, ये एसिड हो गया आपका और ये आपका हो गया अल्कोहल। लेकिन क्योंकि आपका मीडियम बेसिक है तो इसका जो ये है H+ है इस एसिड का, वो OH- क्या है ले जाएगा और यहां पे आपको क्या मिलेगा, C2H5C+O- प्लस वो OH- लेके वाटर निकाल लेगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो रिएक्शन हुई ये एसिड बेस ही तो है, तो एसिड बेस रिएक्शन भी इसमें देखने को आपको मिलेगी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है भाई, हमें दिख रहा है हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो सी में आपका P आएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो देखना क्या भाई रिएक्शन कैसे हुई। जनरली ये जो H3O+ है वहां से, अभी H3O+ का मतलब क्या है, हम H2O रखते हैं और हम कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं, मान लो भाई आपका H2SO4 है तो वहां से अपने को H+ मिलता है। तो H2SO4 जो है वो एक एसिड का काम कर रहा है, वो H+ देगा, H+ जाके यहां लगेगा, यहां प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स उधर शिफ्ट होंगे तो यहां पे आपका H2O अटैक करेगा। तो ये जो रिएक्शन हुई H+ H2SO4 ने दिया और इस ग्रुप ने आपने H+ एक्सेप्ट किया, तो क्या हम इसको एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि H+ दिया है और इसने अपना लोन पेयर देके H+ एक्सेप्ट किया है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन ही तो है। तो सी भी, इसमें सी में आपका S भी आएगा कि भाई एसिड बेस रिएक्शन भी हुई है। अच्छा, बचता है बी। बी में हमने कहा भाई अपन एस्टर बना रहे थे तो एस्टरिफिकेशन तो है ही, तो Q आएगा। अब क्या एसिड बेस है, तो सिमिलर लॉजिक हम दे सकते हैं कि यार ये H+ जाएगा, यहां पे लगेगा और उसके बाद आपका अल्कोहल अटैक करेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन भी है, तो इसमें S भी आएगा। तो इस तरह से क्या है, आप इस मैट्रिक्स मैच को सोल्व कर सकते थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और प्रोसेस होती है, क्या, मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक एसिड है और हम उसके अल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में, और हम एस्टर ही बना रहे हैं, तो एस्टर से एस्टर ही बन रहा है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास है R≡COO, यहां पे कुछ R' है, ठीक है, और मैंने एक अल्कोहल लिया R≡OH और मैंने ये H+ यूज किया, ठीक है। अब यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या होगा भाई, एस्टर ही बनेगा आपका, तो R≡COO R'+R'≡OH। तो एस्टर था, एस्टर से एस्टर बनाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो मान लो कहीं आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो आपको क्लियर होना चाहिए एस्टरिफिकेशन क्या है, हाइड्रोलिसिस क्या है, सपोनिफिकेशन क्या है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन कब हो रही है, ठीक है। तो ये सारे फंडे आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा ऑर्डर जो आपको दिया हुआ है
किस चीज का ऑर्डर है वो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में मेंशन किया गया है कि इसमें आपको रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बतानी है, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन की रेट बतानी है या डीकार्बोक्सिलेशन की रेट बतानी है। हाँ, हमने हाइड्रोलिसिस अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है यार, आपका बेसिक होगा या एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है भाई। H+ जाएगा या फिर OH-, अगर बेसिक है तो OH- अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे, है ना, और आपका एसिड बन रहा होगा। तो हाइड्रोलिसिस आसान है और डीकार्बोक्सिलेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन बीटा कीटो वाला कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को याद होगा। तो एक बार ये अपन मल्टी करेक्ट वाला जो क्वेश्चन है एक बार देखते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, आपके पास एसिड क्लोराइड है, अनाइड्राइड है, एस्टर है और अमाइड है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बतानी है। देखो यार, हाइड्रोलिसिस की रेट कब ज्यादा होगी, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आपका बेसिकली H2O अटैक मारेगा यहाँ और आपका Cl निकलेगा, ठीक है। तो कुछ SN2TH टाइप की रिएक्शन होगी, लेकिन मतलब ये अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ठीक है, जब वापस आएंगे तो Cl एक लिविंग ग्रुप बनकर निकल लेगा। अब इसकी रेट उतनी ज्यादा होगी अगर मान लीजिए जो वाटर अटैक मार रहा है, तो ये जो कार्बोनिल सेंटर है यहाँ पे जितना ज्यादा डेल्टा प्लस क्रिएट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनता जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने कहा यार Cl जो है इसका माइनस है काफी अच्छा खासा है, तो उसकी वजह से क्या है, इस कार्बन पे तो डेल्टा प्लस आपका ठीक ठाक होगा। अगर हम बात करें उसके बाद, अगर हम अनाइड्राइड में चलते हैं, तो अनाइड्राइड में क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर में कॉन्जुगेशन में इधर भी ले जा रहा होगा, लेकिन इधर भी जा रहा होगा। इधर कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली इसका लोन पेयर इधर क्या है, बिजी नहीं है, थोड़ा उधर भी है। अच्छा, तो Cl वाले की कंपैरिजन में अगर हम बात करें अनाइड्राइड की, तो उतनी अच्छी रेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। अच्छा, ऑप्शन नंबर अगर हम सी में चले तीसरे वाले में, तो वहां पे एस्टर है। एस्टर में जो आपके पास ये ऑक्सीजन है भाई, ये तो अपना लोन पेयर इधर ही देगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन होगा, जिसकी वजह से अब इसका लोन पेयर कंप्लीटली इधर ही जाएगा कॉन्जुगेशन में, दूसरी तरफ कोई और कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस अनाइड्राइड कंपैरिजन में और कम क्रिएट होगा। और अमाइड में अगर हम देखें भाई, पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से लोन पेयर देगा, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा वो ज्यादा आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज कम आएगा। तो हम कह सकते हैं सबसे कम रेट जो होगी वो अमाइड में होगी, उससे थोड़ी ज्यादा आपके एस्टर में, है ना, फिर आपका अनाइड्राइड हो गया, फिर आपका क्लोराइड हो गया। लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है, काफी अच्छा है, ठीक है। जैसे इन दोनों कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपका C2H5O- जाएगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O- जाएगा, तो ये माइनस इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा, थोड़ा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो ये तो इसकी कंपैरिजन में तो एक बेकार क्या लिविंग ग्रुप है, तो आप उससे भी आइडिया यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने देखा कि भाई जो आपका कार्बोनिल सेंटर पे डेल्टा प्लस ज्यादा क्रिएट करेगा, वहां पे आपकी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी। तो ये जो गिवन ऑर्डर है क्या वो सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो पहला तो अपना करेक्ट है। चलिए बी देखिए, बी में क्या बताना है अपने को, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, मतलब अगर मैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाऊं तो किसमें उसकी रेट सबसे ज्यादा होगी। पहला अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको देखते समझ में आएगा क्या फर्क है कि भाई 3 की एक चेन है, ठीक है, उसमें यहाँ पे अभी भी 3 की है ना, इधर भी 3 की है, लेकिन जो जिसपे आपका C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ है अल्फा कार्बन, उस पे एक मिथाइल ग्रुप आया, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आए। अब जितने ज्यादा आपकी यहाँ पे मान लो ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, तो जो अल्कोहल अटैक करेगा उसको क्या हिंड्रेंस होगी, और अगर हिंड्रेंस होगी तो आपकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितनी कम हिंड्रेंस होगी उतना अच्छा है, रेट उतनी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में अगेन हमें रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन ही बतानी है, और ऑप्शन नंबर डी में हमें बतानी है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, कि भाई CO2 किसमें विद ईज निकल सकती है। तो डी ऑप्शन में आपको देखते ही चमकेगा कि यार वो जो आपका बीच वाला कंपाउंड दिया हुआ है क्या है भाई, वो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा कीटो है। बीटा कीटो में रेट काफी ज्यादा होती है ना, हम पढ़ेंगे भी ये क्यों होती है, क्योंकि वहां पे आपकी 6 मेंबर्ड इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और यहाँ पे आपका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर, ये इधर, एक आपका इनोल बनेगा जो दोबारा प्रोटोनाइज करके कीटो में चला जाएगा। लेकिन आपका नॉर्मल अगर मान लीजिए ये है जो कि बीटा कीटो नहीं है, उसकी रेट बीटा कीटो से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है, तो डी गलत है। एक बचता है अपना ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बताना है भाई, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। अगेन देखिए बी में क्या था, बी में अपने को एसिड दिया हुआ था, ठीक है, और सी जो है मतलब बी में अपने पास कार्बोक्सिलिक था जिसपे अटैक होना था, सी में क्या है जो अटैक कर रहा है वो दिया गया है। अब कौन अच्छे से अटैक कर पाएगा भाई, कौन कर पाएगा? अगर हम देखें तो आपको 2 तो दिए गए हैं फिनोल, एक आपको दिया गया है एल्कोहल। अच्छा फिनोल का हम बात करें जो लोन पेयर है वो क्या होगा भाई, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा,
तो अगर वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है लोन पेयर तो उसकी देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे कहीं नहीं जाने वाले हैं इसके लोन पेयर, तो ये ज्यादा इजीली डोनेट कर सकता है, ठीक है। और यहां पे भी अगर आप बात करोगे 1 और 2 फिनोल में भी कंपेयर करोगे तो मैं कह रहा हूं यार ये कॉन्जुगेशन में जाएगा और इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है जो -M आपका शो करेगा, जिसकी वजह से क्या है ये लोन पेयर आपका और कम अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। तो सबसे कम रेट होगी, मतलब ये ऑर्डर जो दिया हुआ है बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। ऑर्डर क्या होना चाहिए था, अल्कोहल में ज्यादा होना चाहिए था, फिर आपका इस वाले फिनोल में जिसमें सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, और फिर जो आपका पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगाया हुआ है जो -M शो करेगा -I शो करेगा, उसमें तो सबसे कम रेट होगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। तो यहां पे आपके जो एकमात्र ऑप्शन सही है वो कौन कौन से हो गए, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, तक हमने जो पढ़ा है उस पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास है ना सारे बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चंस हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है कैसे भाई आपको सीक्वेंशियल में या फिर किस तरह से उनका यूज आपको मिल सकता है, वो सब एक बार हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, C14, ठीक है, और आई है यहाँ पे NaCN से रिएक्शन करवाई, X बना, उसका अपन ने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, Y बना, अपन ने उसकी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई, हीट किया, Z बना, अपने को बताना है भाई X Y Z क्या क्या है। तो भाई यहाँ पे क्या है, NaCN है, CN माइनस अटैक करेगा, I माइनस निकल जाएगा, तो आपका C14 रहेगा और आपका CN रहेगा। इसको अगर आप, तो ये आपका X है, इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो C14 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, प्लस आपको NH3 यहाँ पे मिलेगा। तो ये अपना Y है। अपन ने Y को क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई है, ये क्या है एसिड है, वो क्या है बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहां से अपने को 2 हाइड्रोक्साइड के मिलेंगे, यहां से एक H+ मिलेगा, तो क्या होगा भाई आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, Ca2+, और ये रहा आपका इसका दूसरा मॉलिक्यूल O माइनस, ठीक है। और यहां से अब क्या होगा आपका, यहां से आपका CaCO3 निकल जाएगा, तो CaCO3 ये रहा, ठीक है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई कैसे आपका CaCO3 निकलेगा तुरंत, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे एसीटोन मिलेगा। और अगर आपको याद हो तो ये 14 वाला ही था, क्योंकि भाई आपका एसिड ये 14 वाला था, तो 2 14 वाले इस तरह से एसिड आए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हुई, CaCO3 आपका निकल जाएगा, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे एसीटोन बनेगा, जहां पे यहाँ पे 14 यहाँ पे 14 रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले अपने पास क्या है भाई 2 कार्बोक्सिलिक की यूनिट्स हैं बेंजीन पे टेस्ट। अपन ने क्या करवाया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन करवाने की कोशिश है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करेगा CH2OH, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH2OH। SOCl2 से करवाओगे क्या होगा भाई इसका CH2Cl CH2Cl, तो OH को हटा देगा, रिप्लेस करेगा, और Cl खुद वहां पे आएगा। फिर अगर KCN से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे भाई CN और CN, फिर इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, और अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाओगे, हीट करोगे, तो आपके पास थी बेंजीन रिंग। सेम केस है जो हमने ऊपर किया है ना, क्योंकि अपने पास ये था भाई 2 यूनिट आई, फिर CaCO3 निकला। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 2 एसिड हैं, तो हम क्या करेंगे C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस Ca2+, CaCl3 निकाल दीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की एक रिंग बन जाएगी जहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड O होगा। तो क्या होगा भाई आपके पास CaCl3 निकलने के बाद क्या होगा, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 5 कार्बन की रिंग बनेगी, आपका ये कीटोन यहाँ पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कार्बोक्सिलिक है, आपने SOCl2 से रिएक्शन करवाई, क्या होगा भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सारे, तो आपको COOH हटेगा, Cl लगेगा। N2O5 अगर आप देखो तो ये नाइट्रेशन होगा भाई, N2O5 को आप लिख सकते हो NO3 माइनस प्लस NO2 प्लस, ठीक है। तो NO2 प्लस इस रिंग पे अब क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन कहां लगेगा, अगर आप देखो तो ये ग्रुप क्या है भाई आपका -M है, -I है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसकी मेटा पोजीशन पे, तो ये रही भाई इसकी ऑर्थो, ये रही इसकी मेटा पोजीशन। अच्छा अब क्या करो, आपको दिख रहा है गिलमैन्स रिएजेंट से रिएक्शन करवा रही है, तो भाई R2CuLi, जहां पे आपका R है CH3, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा वहां पे। अब ये देखिए C डबल बॉन्ड हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है,
यहाँ से CH3 माइनस अटैक करेगा, CH3 माइनस अटैक करेगा, Cl आपका निकल जाएगा। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये दोबारा अटैक नहीं करेगा, केवल एक बार ही आपकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3 ने अटैक कर दिया और इसकी आपकी मेटा पोजीशन पे NO2। अगर आप Fe मेटल और H+ यूज करोगे तो मेटल एसिड के साथ क्या होगा भाई, आपका रिडक्शन होगा और NO2 क्या बन जाएगा, NH2। फिर अगर डाइजोनियम बनाया गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम बन जाएगा। फिर हम फिनॉल से रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कलाइन मीडियम में, तो अपने डाइजोनियम कपलिंग होनी है, और कपलिंग होनी है तो आसान सी बात है भाई, ये रहा आपका फिनॉल, ठीक है, और ये इसकी पैरा पोजीशन। तो हमने क्या करवाया भाई, ये N2 प्लस जो है यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपके पास एक क्या है, रिंग है, तो ये आपकी रिंग हो गई। और N वाले के मेटा पोजीशन पे ये ग्रुप है, तो ये रहा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक आपको जो है रिएजेंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको बोला गया है कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O4 is reacted with excess of acetic anhydride and the product that we get is C12H18O8, ठीक है, that is the molecular formula of the product that we are getting when this particular compound of this molecular formula reacts with acetic anhydride। तो हमें बताना है यार इसमें कितने OH ग्रुप थे। अगर आप देखो तो C4H10O4 DU कितनी आ रही है भाई, DU आ रही है उसकी 0, क्यों, क्योंकि भाई C4 है तो 2N+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन से फर्क नहीं पड़ता, बाई 2, ये आ गया 0। अगर DU 0 है भाई, DU 0 मतलब क्या रहा होगा, उसमें अनसैचुरेशन नहीं है, कोई साइकिल वाइकिल नहीं बनाना है, तो सिंपल 4 कार्बन ये रहे, और अगर 4 ऑक्सीजन है तो मतलब OH 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 OH। अगर आप भाई अभी असाइलेशन करवाओगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो क्या होगा, आपको देखिए मिल क्या रहा है, C12H18, 4 से कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। अब अगर 4 से 12 हो गए तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, OH जब अटैक करेगा इस पे तो आपका ये निकल जाएगा और 2 कार्बन आपके जुड़ जाएंगे, तो हर ऑक्सीजन के साथ 2, तो 2 2 अगर जुड़ गए तो 4 ऑक्सीजन है, 8 कार्बन जुड़ेंगे, 8 और 4 ऑलरेडी थे, 12 हो जाएंगे। अच्छी बात है, क्या ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी हैं, एक ऑक्सीजन यहां से आएगा C डबल बॉन्ड O वाला, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। DU अगर आप देखना चाहो इसकी तो कितनी है भाई, 12 के करस्पॉन्डिंग आपके कितने होने चाहिए थे, 26 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन है 18, तो आपके 8 कम है, 8/2 यानी कि 4 DU है। DU 4 मतलब अनसैचुरेशन 4 वाला होना चाहिए। तो हर एक, जब एक OH अटैक करेगा आपके एसिटिक एनहाइड्राइड पे तो एक के साथ क्या होगा भाई, अटैक करेगा तो क्या लगेगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ गई एक DU, सिमिलरली इससे भी एक DU, इससे भी एक DU, इससे भी एक DU, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपकी DU 4 हो जाएगी, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। तो कितनी यूनिट्स हैं आपकी, 4 OH यूनिट्स यहाँ पे हमने देखी हैं, ठीक है। मतलब पहले ही स्ट्रक्चर नहीं बना लेना है, अपने को क्या करना है यार, C4 था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आपके पास 12 आ गए हैं, ठीक है, 12 आ गए मतलब आपके 8 कार्बन और एक्स्ट्रा आए हैं, हर एक OH के साथ 2 आएंगे, तो आप 4 वहां से भी डिड्यूस कर सकते थे। आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको क्या दिया गया है भाई, एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ इस तरह से क्या है, एक एनहाइड्राइड अटैच्ड है, और तो आपका बेसिकली एथेलिक एनहाइड्राइड टाइप है। हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी रिएक्शन हमने करवाई पहले, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एनहाइड्राइड से क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, तो क्या होगा, जो आपके दोनों है वहां पे उसी पोजीशन पे CH2OH CH2OH PCC, भाई ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पे इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CHO में, इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज करके CHO में। और NH2 अगर आप बात करें तो हमने भाई कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा था कि किस तरह से जो है कार्बोनिल कंपाउंड और अमोनिया की रिएक्शन होती है, या फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स की, ठीक है, 2,4-DNP की देखी थी, सेमी कार्बोजाइड की देखी थी, या फिर फिनाइल हाइड्रोजीन व्हाटएवर, ठीक है। तो हमने देखा था भाई वहां पे क्या होगा, वाटर निकलेगा। अब देखिए यार ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं, NH2 के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर लेके आएगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो NH2 ये लोन पेयर लेके आया, लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट हुए, वो OH बन जाएगा, फाइनली वाटर निकल जाएगा, है ना, यहाँ से OH वहां से H निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा, अपन डायरेक्टली बातें कर ले रहे हैं क्योंकि ये काफी बेसिक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रहा आपका
और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, इसके साथ दूसरा N था और वो दूसरे वाले कार्बन के साथ इस तरह से कुछ रिएक्शन करेगा, बेसिकली वाटर निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr इज रिएक्टेड विद, आपका क्या है ये, अगर आप देखो तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, CCCOCl है, और इसमें हमें बताना है कि भाई इनोल पॉसिबल, अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाएं तो कितने इनोल पॉसिबल हैं। तो इनके रिएक्शन से क्या मिलेगा, अगर हम देखें ग्रिग्नार्ड है, देखिए हमने गिलमंस भी यूज किया है, तो गिलमंस में जो CH3 माइनस उसने केवल एक बार अटैक किया, क्योंकि ये उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इस पे उतना ज्यादा, जब हम बोलते हैं कि भाई आयनिक कैरेक्टर जो है आपके ग्रिग्नार्ड वाले में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, उतना आयनिक कैरेक्टर आपके इसमें नहीं है, तो ये CH3 माइनस केवल एक बार अटैक कर पाता, उतना रिएक्टिव ये नहीं है, लेकिन ये काफी रिएक्टिव है। इसको जब तक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिलता रहेगा ये अटैक करता रहेगा, तो CH3 माइनस एक अटैक करेगा, Cl निकलेगा, वो दूसरा अटैक करेगा, तो आपके ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे, OH बन जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो भाई हम इधर से कोई एक पोर्शन मिटाते हैं और देखते हैं। तो हमने कहा भाई आपके पास कुछ डबल बॉन्ड हो, एक बार अटैक करेगा ऐसा बनेगा, दोबारा CH3 अटैक करेगा तो ये ऊपर शिफ्ट होंगे और OH बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, द इनोल पॉसिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस, अगर ऐसा बोल रहा है, अगर हमें इनोल ही बनाने थे तो दूसरा अटैक हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि अगर दो अटैक करवा देंगे तो फिर इनोल कैसे बनाएंगे, तो इसको आप OH आप डबल बॉन्ड और रहने दीजिए, ठीक है। और अब इनोल आप बना सकते हो, यहाँ पे कीटो है, तो या तो क्या हो सकता है भाई, या तो यहाँ से आप CH2 माइनस करो और एक इस तरह से OH बना दो, या आप इधर से हाइड्रोजन लेके चले जाओ, तो इधर से लोगे तो C डबल बॉन्ड C OH CH3, ठीक है। तो ये दो आपके पास बन सकते हैं। इस केस में क्या होगा भाई, ये जो डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस अगर आप देखो, इस कार्बन पे CH3 है और H है, इस पे OH है और CH3 है, तो ये आपको EZ शो कर सकता है, और इसमें तो दोनों H2 है, मतलब दोनों ही हाइड्रोजन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, ऑप्टिकल की कोई संभावना है नहीं कहीं पे। तो हम बोल रहे हैं यार दो यहाँ से एक यहाँ से, टोटल हमारे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे भाई, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। समझने की बात यहाँ पे क्या थी कि भाई ये बोल रहा है कि इनोल कितने पॉसिबल है इसके प्रोडक्ट से। अब अगर आप CH3MgBr का 2 बार अटैक करवा दोगे, है ना, जनरली अगर आपको मिले तो हम भाई वो करवाएंगे वो, लेकिन अगर ये इनोल बनाना चाह रहा है तो आपको पहले कीटो बनाना पड़ेगा, ठीक है, और कीटो बनाने के लिए आपको बीच में रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो कीटो बनाया हमने, वहां से 2 इनोल बनाए और हमने वहां पे देख लिया भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की संभावना है, तो टोटल प्रोडक्ट हो गए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेईई में आ चुका है 2016 में। क्या पूछ रहे हैं, द पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर मोर देन 1 करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो भाई पहला अगर आप देखो तो ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा। दूसरा एरोमेटिक है, टोलन कर देता है, बाकी नहीं कर पाते हैं बेचारे, है ना। अगर आप बात करो भाई बेनेडिक्ट आपका हो गया, शिफ्ट बेस हो गया, वो सब नहीं कर पाते हैं, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की अगर आप बात करो तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं, तो आपके पास OH होना चाहिए, ये Hb है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये कीटोन रहा, इसकी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, Hb है, तो ये भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करोगे, एक अपन ने क्या है इनोन बना रखा है, तो वहां पे टॉलरेंस की कोई संभावना नहीं है, तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर ए, बी एंड ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भाई डीकार्बोक्सिलेशन हमारी जो 3-4 प्रोसेसेस हैं, तो कैसे कैसे हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन क्या है भाई, आपके पास एक एसिड है, आपने NaOH प्लस CaO से रिएक्शन करवाई, हीट दिया, तो आपको क्या मिलता है, हमें मिलता है भाई RH प्लस CO2 गैस आपकी निकल जाती है। मैकेनिज्म की बात आप करोगे तो जो NaOH है, OH माइनस आएगा, अटैक करेगा, ठीक है, OH माइनस अटैक करेगा तो RC, तो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, O माइनस आपका OH और आपका, और ये OH है, इससे तो एसिड बेस रिएक्शन हो ही जाएगी, तो O माइनस Na प्लस, ठीक है। अब आपका जो नेगेटिव वाला है जब वापस आएगा, ठीक है भाई, ये तो भाई एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन तो होगी सबसे पहले, फिर OH माइनस आपका यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, O माइनस बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो अब अगर आप OH ही निकाल दोगे तो सेम चीज बन गई, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो R माइनस पे चले जाए, तो आपका क्या बनेगा यहाँ R माइनस, ठीक है, Na प्लस
प्लस क्या हो जाएगा आपका NaHCO3, और ये NaH और CO आपके 3 हो गए, तो NaHCO3। ये R माइनस क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा बेस होगा तो ये तुरंत ही क्या है इससे H प्लस ले लेगा, और क्या बन जाएगा ये RH प्लस आपके पास बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या है आपकी सोडा एंड डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है। ध्यान देने की बात क्या है कि भाई यहाँ पे हमारा कार्बन आयन बन रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो जहां पे आपका भाई ये है, अगर यहां पे कार्बन आयन बन रहा है इस वाले पे, भाई इसके इमीडिएट में जो कार्बन होगा उस पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए भाई साइनाइड लगा हुआ है, मान लीजिए नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक है, अराइल ग्रुप लगा हुआ है, जो उसको कॉन्जुगेशन में ले जा सकते हैं, माइनस एन शो कर सकते हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा ये स्टेबिलिटी बढ़ेगी और आपकी प्रोसेस इजी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करना चाहें तो मान लीजिए आपका भाई इस पोजीशन पे, भाई ये अगर जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो आपका इस कार्बन पे माइनस आएगा, तो उसी पोजीशन पे क्या अगर आप देखो तो अल्फा वाली पे साइनो ग्रुप है, अल्फा वाली पे नाइट्रो ग्रुप है, अराइल है, इन सब की वजह से क्या होगा आपका डिकार्बोक्सिलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि ये उस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इन सब में अपना डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से देखने को मिला है। एक और होता है अपना कि मान लीजिए आपके पास अगर बीटा गामा अनसैचुरेशन है, भाई ये कार्बोक्सिलिक जिससे लगा है ये अल्फा बीटा गामा, अगर बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड है तो इसमें भी डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ इस तरह की एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, जैसे ही हम हीट वगैरह करेंगे तो क्या होगा भाई आपके ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराइए, इनको इधर शिफ्ट कराइए, इसको इधर शिफ्ट कराइए, मान लीजिए कुछ R लगा हुआ था तो क्या बन जाएगा R। आई होप आप लोगों को अरेंजमेंट तो समझ में आया होगा। भाई सिंपली आप इस तरह से अरेंज करिए, ठीक है, कि 6 मेंबर्ड बने, और आपका फिर यहाँ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है, ये वाला इधर शिफ्ट किया है, CO2 निकालनी है ना यार, तो C डबल बॉन्ड हो है, मतलब ये O2 बनाने, अगर CO2 बनानी तो ये एक साथ चाहिए हमें, तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और इधर CO2 के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले आएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो H चला जाएगा इसके साथ, तो C इसके साथ H चला जाएगा और C और इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, तो आपका इस तरह का एक अल्कीन आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, हमने एक चीज और देखी कि अगर आपका बीटा पे कीटो है तो भी आपकी क्या है आराम से डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। वही बात है भाई, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा आपका, और हमने यहाँ पे कार्बन लीजिए, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, तो R था उसके साथ कार्बन जिसपे O के साथ अब H आ जाएगा, तो OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इनोल है प्लस CO2 गैस, और ये इनोल टोटोमराइज जब करेगा तो आपका क्या बन जाएगा भाई, इनोल टोटोमराइज करवा दीजिए तो RC डबल बॉन्ड OCH3। तो इस तरीके से क्या है आपकी, क्योंकि ये 6 मेंबर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है यहाँ पे वो अब कार्बन आयन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वहां पे सवाल आता है कार्बन आयन स्टेबल होगा नहीं होगा, स्टेबल होने के लिए ग्रुप में तो अच्छे से क्या है डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आपकी वो स्टेप आपने एक तरह से मान लीजिए हटा दी है, और कुछ इस तरह से क्या है आपकी इस 6 मेंबर के थ्रू क्या है CO2 गैस आपकी निकल रही है, इसलिए क्या है इस केस में आपकी काफी फास्ट रिएक्शन हो जाती है, इजीली CO2 निकलती है, ठीक है। तो ये बीटा कीटो वाला केस आपका यहाँ पे आ गया कि ये अल्फा ये बीटा, यही हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। बाकी हमने देखा भाई माइनस एम वाले ग्रुप लगे हुए तो भी आपका डिकार्बोक्सिलेशन आसान हो जाता है। चलिए, एक और प्रोसेस है आपकी, जब हम देखते हैं भाई कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, मान लीजिए आपके पास भाई ये सोल्ट है, ठीक है, RCOO- K+, और हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो क्या होगा भाई इस प्रोसेस में एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन, तो जो आपके पास O- है ये O- एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो आपका क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O पे रेडिकल, और आपका ये बॉन्ड फिर एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपके पास बन गया R रेडिकल प्लस, अब यहाँ एक रेडिकल कार्बन पे है, एक रेडिकल ऑक्सीजन पे है, तो वहां बॉन्ड बन जाएगा, तो वो रिलीज हो गई CO2, ये रेडिकल दूसरे R रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा और आपका बन जाएगा R, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, तो जो आपका वोटर है वहां पे जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और आपका H2 गैस निकलेगी, CO2 तो निकली ही है, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम हाइड्रोकार्बन में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने एसिड से क्या बना लिया है, आपने अपना हाइड्रोकार्बन बना लिया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको पता होनी चाहिए। बाकी डिकार्बोक्सिलेशन तो यार पूरा इंपॉर्टेंट है। डिकार्बोक्सिलेशन में
तो आपको मतलब डाउट होना ही नहीं चाहिए, समझ के चलो। ठीक है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, पहले एक बार मैकेनिज्म सबकी समझ लेते हैं। फिर एक अपनी आती है हंस-डाइगर रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, आपके पास एक हैवी मेटल सोल्ट है। ठीक है, हैवी मेटल सोल्ट है एसिड का, और उसकी रिएक्शन मान लीजिए आपने X2 से कराई। ठीक है, इसको ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। तो मान लीजिए Br2 से कराई, अभी के लिए हम X2 को Br2 रखते हैं। ठीक है, I2 या Cl2 भी हो सकता है, तो I2 में एक स्पेशल केस है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मान लीजिए अभी के लिए Br2 है। तो पहले क्या होगा भाई, एक Ag के साथ Br जाएगा, एक Br लग जाएगा यहाँ, तो आपका पहले बनेगा RC डबल बॉन्ड O Br प्लस AgBr। अब ये जो है आपका, ये क्या है, फ्री रेडिकल में यहां से आपका RC डबल बॉन्ड O पे फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, और आपका यहाँ पे इनिशिएशन हो चुका है। आपकी रिएक्शन यहाँ पे क्या है, इनिशिएट हो चुकी है, तो यहाँ पे रेडिकल बन रहे हैं, इनिशिएट हो गई है। अब क्या होगा, जो आपका ये RCO2 रेडिकल है, तो भाई ये R रेडिकल, अब ये बॉन्ड आपका एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपका R रेडिकल बनेगा, प्लस वो बन जाएगी CO2। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। अब R रेडिकल जो आया है, ठीक है, हम बात कर चुके हैं भाई इनिशिएशन किस तरीके से हुआ। अब जो R रेडिकल आपका आया है, समझना कि ये R रेडिकल आपका जो दूसरा RC डबल बॉन्ड O Br था, यहां से ये क्या करेगा आपका भाई, ये भी तो अब ये यहां से प्रोपगेट करेगा इसको, और R चला जाएगा Br के साथ। तो R रेडिकल यहां से Br रेडिकल आएगा, तो RBr बन जाएगा, और अगेन आपका क्या प्रोड्यूस होगा, एक RC डबल बॉन्ड O यहां पे रेडिकल। ठीक है, तो अगेन सेम प्रोसेस होगी। तो ये अपनी क्या है, अगर आप ध्यान दो तो ये आपकी प्रोपगेशन है। ठीक है, ये प्रोपगेट कर रहा है, समझ रहे हो, बार बार ये प्रोड्यूस होता रहेगा, है ना। तो यहां से दोबारा फिर R रेडिकल मिलेगा, वो R रेडिकल इससे कंबाइन करेगा, दोबारा फिर ये, तो ये प्रोपगेट हो रहा है। ठीक है, इनिशिएट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको अगर आप देखो तो अल्काइल हैलाइड मिल चुका है RBr। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड अगर अपन बात करें, क्या रही अल्काइल हैलाइड, मान लीजिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कि अगर हम यील्ड की बात करें, यील्ड किसमें ज्यादा होगा, तो आपका क्या है, इसमें यील्ड जो आएगा वो आता है प्राइमरी का ज्यादा आएगा, सेकेंडरी से उसका ज्यादा आएगा टर्शरी से। उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्राइमरी आपका रहा रेडिकल, तो अगर टर्शरी होता तो ज्यादा स्टेबल होता, प्राइमरी उतना स्टेबल नहीं होगा। अगर स्टेबल नहीं है प्राइमरी तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ज्यादा रिएक्टिव होगा तो तुरंत रिएक्शन करना चाहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्राइमरी का यील्ड सबसे ज्यादा होगा। तो अगर अपन बात करते हैं हंस-डाइगर रिएक्शन में यील्ड की, अल्काइल हैलाइड के यील्ड की, तो यील्ड आपका होगा प्राइमरी का ग्रेटर देन सेकेंडरी, दैट विल बी ग्रेटर देन टर्शरी। सो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ यील्ड इन हंस-डाइगर रिएक्शन। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि मान लीजिए आपका Br2 की जगह I2 होता। ठीक है, आयोडीन के केस में एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपका I2 होता, और अगर आपका जो ये भाई मेटल सॉल्ट है 1:1 होता, है ना, I2 और ये 1:1 होता, तो आपका सेम है भाई, RI बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। अगर 2:1 कर दोगे, 2:1 कर दोगे, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हमने लिखी है, यहां पे ये R रेडिकल Br के साथ में जाके यहां O के साथ चला जाता है, तो आपका एस्टर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई, RC डबल बॉन्ड O और R रेडिकल, तो 2:1 कर दोगे तो आपका एस्टर बनता है, ना कि अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये एक बात थी जो I2 के लिए आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। अब हम फटाफट जो है इन सब पे क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन जो है अपने बन सकते हैं इस डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस पे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम डिकार्बोक्सिलेशन के। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको एक साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो COOH इस तरह से ऑर्थो पे है, 2-2, और उसकी पैरा पोजीशन पे भी है ना, इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे ऑर्थो पैरा हम डिफाइन करते हैं बेंजीन के केस में, लेकिन समझने के लिए हम इस तरीके से इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो इस तरह का कंपाउंड दिया गया है और पूछ रहे हैं इसको हीट करेंगे तो x मोल्स ऑफ CO2 आपके निकल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए भाई इसका 1 मोल है आपके पास, तो इसका 1 मोल है, तो CO2 के कितने मोल निकलेंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या, आपके पास एक बीटा कीटो एसिड था, आपने हीट किया, ये मिल रहा है। तो कितने बीटा कीटो एसिड हो सकते हैं जिनको हीट करेंगे तो यही मिलेगा, वो आपके y हैं कुछ, x प्लस y आपको समेशन बताना है। चलिए, हमने कहा यार अगर आप यहां पे इसको हीट करोगे तो बीटा कीटो जहां जहां लग गया वहां से CO2 निकल जाएगी इजीली। तो ये C डबल बॉन्ड OH है, इसकी अल्फा पोजीशन ये, बीटा पोजीशन ये, बीटा कीटो ये जाएगा, इसके भी वो बीटा पे ये भी जाएगा, इसके भी बीटा पे ये भी जाएगा, इसके भी बीटा पे ये भी जाएगा। यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन देखें तो अल्फा पोजीशन पे आप बोल सकते हो भाई C डबल OH जैसा एक क्या है, एक
अच्छा विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, या फिर आप उसको बीटा कीटो टाइप भी समझ सकते हो, तो ये एक ग्रुप यहां से भी आपका जाएगा। टोटल मिला के आपके यहां से टोटल 5 CO2 यहां से निकलेंगी और इन दोनों में से कोई एक बच जाएगा। चलिए अब बी देखिए, तो इस अगर ये बना है बीटा कीटो की हीटिंग से, तो मैं कह रहा हूं यार ये बीटा पे था, मतलब ये अल्फा पे रहा होगा, अल्फा ये भी हो सकता है, तो C डबल बॉन्ड OH यहां भी आ सकता है। जब यहां आएगा तो देखिए ये कार्बन क्या हो गया, कायरल हो गया। ये सारी बातें आपको मिस नहीं करनी है ना, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। क्वेश्चन देखने बहुत सिंपल है भी, लेकिन अगर आपने छोटी चीज मिस कर दी कि स्टीरियो भी यहाँ पे लगनी थी, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये वाला सेंटर आपका कायरल था, तो इससे मिले 2, और यहां ना होके COOH अगर यहां पे होता, ठीक है, इसको भूल जाओ, अभी ये नहीं है, अभी यहां पे है, अगर यहां पे होता तो आपका क्या होता भाई, इस पे आपके 2 हाइड्रोजन है, तो ये कायरल तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये एक ही केस बनाता। तो 2 + 1 आपके कितने बनते, टोटल 3 यहाँ पे पॉसिबल हैं ये बीटा कीटो। तो हमने कहा यार अब यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कहीं आप लोग कहो कि भाई यहाँ भी लगा लो यहाँ भी लगा लो, हम एक बीटा कीटो की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही एसिड है आपका उस कंपाउंड में, ये मान के आपको चलना है, ठीक है। तो वही 3 यहां से आए, 5 यहां से, x + y का समेशन आप देखोगे तो कितना आ गया, 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम 1 कॉलम 2। हीट कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं सबस्ट्रेट, तो हीट करने पे क्या बनेगा, डायस्टीरियोमर, रेसिड्यू मिक्सचर, मीजो, CO2 गैस निकलेगी या नहीं। चलिए तो भाई अगर हम देखें तो भाई पहले वाला देखिए, फिशर प्रोजेक्शन दे रखी है एक ही, हीट करोगे ऊपर CH3 है, अगले वाले कार्बन पे 2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगले पे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है राइट में, नीचे पे है फिनाइल। अच्छा हीट करोगे तो भाई ये CO2 यहां से भी निकल सकती है और CO2 लेफ्ट से भी निकल सकती है। मान लीजिए CO2 आपकी राइट वाला चला गया एक बार, ठीक है, तो ये डायस्टीरियोमर है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर राइट वाला चला गया तो क्या होगा, यहाँ पे CO2H है, यहाँ पे D है, H है, PH है, CH3 है, यहाँ पे H है। और अगर लेफ्ट वाला चला गया तो क्या होगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे CO2H है, DH, नीचे कोई चेंज नहीं होगा। एक बात समझना कि यार अगर आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो मिरर इमेज तो ये नहीं आने वाली है, क्यों, देखो यार इसकी ऊपर वाला जो है यहां तक तो मैच करेगी, COOH इधर है तो वो ज्यादा डिस्टेंस पे है, हाइड्रोजन पास में है, लेकिन नीचे ड्यूटेरियम इधर है, इधर हाइड्रोजन है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये डायस्टीरियोमर है, क्योंकि नीचे आपकी भाई जो R था मान लो तो वो R ही रहा, और ऊपर क्या है, एक बार इधर का गया एक बार इधर का गया, तो वो ऊपर RS बन गए, तो एक सेंटर पे तो हो गया काम लेकिन दूसरे सेंटर पे नहीं हुआ, तो दोनों क्या है, डायस्टीरियोमरिक पेयर बनाएंगे, ना कि आपके इनांशियोमर्स। तो ए में क्या आएगा, अगर आप देखो तो आपके डायस्टीरियोमर है, CO2 गैस इवॉल्व हुई है तो S भी आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, आपके पास नीचे वाले पे केवल इथाइल ग्रुप है, तो इस बार हमें नीचे वाले पे R की मतलब जो आपको R मिला था लास्ट टाइम, जिसकी वजह से वो डायस्टीरियोमरिक पेयर बन गया, वो आपके पास नहीं है। CO2 ये भी निकल सकती है, CO2 यहां से भी निकल सकती है। अगर मान लीजिए राइट साइड से निकली CH3 तो यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा CO2H, यहां पे आएगा इथाइल। और अगर लेफ्ट वाला जो था COOH, अगर वहां से डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो यहाँ पे H COOH, ऊपर तो आपका है मिथाइल, नीचे आपका है इथाइल, तो ये इसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज है मतलब बच्चों ये एक रेशमिक मिक्सचर बनेगा, तो B में आएगा Q और आपका आएगा यहाँ पे S, ठीक है। C वाला देखिए, C में क्या है आपके पास भाई, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक C डबल बॉन्ड OH, एक CO2H इधर है बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ है, और यहाँ पे एक मिथाइल बाहर की तरफ है। अगर आप हम प्रेजेंट कंडीशन में बात करें तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पे 2 COOH हो गए तो कोई 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं हो सकते। यहाँ पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, लेकिन बाकी जो 2 ग्रुप हैं वो सेम है। यहाँ पे आप हीट करोगे तो यार आया तो आपका अंदर वाला CO2 जा सकता है या बाहर वाला, तो अगर मान लीजिए अंदर वाले में से गया तो क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल और आपका एक CO2H बाहर आएगा, अंदर होगा हाइड्रोजन। अगर आपका बाहर वाला गया तो अंदर होगा CO2H, बाहर होगा हाइड्रोजन, और यहां पे होगा CH3। अब एज एन ऑप्टिकल एक्टिविटी तो अभी भी इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो CH3 है और एक H भी होगा, तो H यहाँ पे अंदर है, तो दोनों H क्या है, नीचे की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है प्लेन में, और यहाँ पे H एक अंदर है एक H बाहर है, तो हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं।
अगर आप यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी के चक्कर में पड़ गए, आपने कहा यार ऑप्टिकली इसमें क्या कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ना तो आप मीजो डिफाइन कर सकते हो ना रेसमिक है ना, लेकिन डायस्टेरियोमस आपके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के लिए भी डिफाइंड है, तो इसमें क्या होगा, ये आपके डायस्टेरियोमस बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, CO2 इवॉल्व हो रही है तो ऑप्शन नंबर एस भी होगा। अगर आप डी को हीट करोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे वाटर निकलेगा आपको पता है, और वाटर अगर आप निकालोगे तो हमने कहा एक C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और कुछ इस तरीके से, तो CO2 यहाँ पे नहीं निकलने वाली है, आपका सिंपली वाटर निकलेगा। और अब अगर अपन बात करें यार क्या रेशमिक है, डायस्टेरियोमस है, मीजो है, अब एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, समझने की कोशिश करना, क्या ये कायरल सेंटर है, हमने कहा यार इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक C डबल बॉन्ड टाइप का है, चारों ग्रुप अलग हैं, लेकिन अब एक और कायरल सेंटर इसमें ये रहा, लेकिन अगर आप देखो तो इस प्लेन के अबाउट क्या होगी, आपको मिरर इमेज मिलेगी, और ये दोनों क्या है, मतलब ये वाला हाफ और ये वाला हाफ एक दूसरे मिरर इमेज है, तो क्या होगा, इसमें R भी प्रेजेंट है, S भी प्रेजेंट है, 50-50, तो एक ही कंपाउंड 50-50 क्या, तो R भी S भी है, तो मीजो की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी लाइट रोटेट नहीं होगी, तो ये क्या है, मीजो कंपाउंड आपका है, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर R। CO2 यहाँ पे नहीं निकली है, तो आपका A में आएगा PS, B में QS, C में अगेन PS, D में आएगा R। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको एक इस तरह की भाई 5 मेंबर्ड रिंग है, Br दोनों नीचे की तरफ हैं, यहाँ पे CH2H ऊपर नीचे हैं, और Br यहाँ पे क्या है, आपके ट्रांस टाइप के हैं। हमें बताना है भाई यहाँ पे अगर हीट करेंगे तो CO2 प्लस X कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे हमें X, और यहाँ पे CO2 प्लस Y कितने मिलेंगे। देखना भाई क्या हो सकता है, CO2 अगर मान लीजिए ये ऊपर वाला चला गया, अब यहाँ पे यार चाहे CO2 ऊपर से जाए, ऊपर से गया तो भी मैं इसको इस प्लेन में काट सकता हूँ, क्योंकि Br दोनों सेम साइड में है। अगर आपका CO2 ये ना जाके मान लो आप कहते हो भाई ये हुआ, ठीक है, तब भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको इस प्लेन में आपके इसको मैं काट सकता हूं, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होगा, अगर आप यहां पे देखना चाहें, ठीक है, तो मैंने कहा यार यहां पे CO2 अगर ऊपर वाला गया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो वो तो इसमें क्या है, नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली बात आ रही है। लेकिन अगर CO2OH अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड नीचे वाले में निकली तो आपका एक अलग प्रोडक्ट आएगा, ऊपर से निकली तो आपका एक अलग प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि आपके Br दोनों नीचे हैं, CO2H आपका ऊपर होगा, एक बार CO2H और दोनों Br आपके सेम साइड है, तीनों नीचे होंगे, तो आपको दो प्रोडक्ट यहां पे मिलेंगे। यहां पे क्या होगा आपका, चाहे अगर मान लीजिए ये CO2OH गया तो क्या मिलेगा आपको, इस तरह से कुछ भाई, यहां पे Br ऊपर है, यहां पे Br नीचे है, अगर नीचे वाला गया तो आपको CO2H ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार अगर ऊपर वाला चला गया, ध्यान देना, अगर ऊपर वाला चला गया तो यहाँ पे Br इधर है, यहाँ पे Br इधर है, तो आपका CO2H नीचे है ना। ये और ये सेम चीज है, क्यों है सेम चीज, अगर आप इस प्लेन के अबाउट इसको 180 से रोटेट करोगे, ऐसे है ये, इसको ऐसे पलट दो, ठीक है, रोटी की तरह पलटोगे तो क्या होगा, ये Br जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ये जो ऊपर है वो नीचे आएगा, CO2H जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई X कितने थे, तो इधर हमें दो मिले भाई, तीनों प्रोडक्ट, तीनों जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड में हो, Br और CO2H, या फिर Br सेम साइड में हो, CO2OH ऊपर साइड में हो, लेकिन आपको ऑप्टिकली एक्टिव किसी केस में नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा कि भाई आपको दो मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको दो मिल गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो आपको क्या है, ये दोनों सेम ही हैं, तो आपको केवल एक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। किसी को कंसीडर कर लीजिए दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से जाए CO2H या नीचे जाए कोई फर्क नहीं है, तो Y आपका क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा। टोटल आपको मिलेंगे 2 + 1, अगर हम बात करें टोटल X + Y की, तो आपके 3 यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। जब आपका सिस था तो आपको डायस्टेरियोमेरिक पेयर मिल रहा है, जब आपका ट्रांस है तो आपको केवल एक ही प्रोडक्ट वहां पे मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हम कर चुके हैं भाई, बीटा गामा अनसैचुरेशन है और आपका ये क्या है, एसिड है। तो हमने बात की थी कि किस तरीके से किया था हमने इस क्वेश्चन को, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH डबल बॉन्ड O, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा आपका, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो अगर आप देखो तो 1 2 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, तो C और डबल बॉन्ड C, ठीक है। CO2H यहाँ से आपकी निकल जाएगी, इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है भाई, रेट ऑफ, अगर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, अगर हम बात करें किसका रेट ज्यादा होगा डिकार्बोक्सिलेशन का। अच्छा, हमने बात की थी कि यार जब ये CO2 निकलेगा तो आपका माइनस आएगा, यहाँ पे कार्बन आयन यहाँ बनेगा, ठीक है।
अब जो ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा उसका रेट ज्यादा होगा। तो वही फ्लोरो क्लोरो के कंपैरिजन में अगर अपन बात करें तो नाइट्रो का -m सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी ग्रेटर देन डी। बात आती है ए और बी में, फ्लोरो क्लोरो। आप सोच सकते हो यार फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन का माइनस है ज्यादा, लेकिन आप एक बात भूल गए हो कि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और जो माइनस है वो उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में कार्बन डाल सकता है, जिसकी वजह से आपका क्या है, चार्ज डिलोकलाइज हो गया है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपका क्लोरीन वाला ज्यादा होगा फ्लोरीन वाले से, ये आपको मतलब नहीं भूलना, इस बात को जहन में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो चार्ज आपका डिलोकलाइज हो सकता है, डिलोकलाइजेशन इज बेटर देन आपका इंडक्टिव, ठीक है। तो हमारा क्या है, बी वुड बी ग्रेटर देन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये हेलोफॉर्म से ले लिया है अपन ने। तो हेलोफॉर्म अगर आप बात करो भाई, आपके पास ये हमने एक स्टेरिक से मार्क कर दिया इस कार्बन को, और अब पूछ रहे हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, I2OH- से अपन रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, पहले हीट कर रहे हैं, तो पहली स्टेप में हीट कर रहे हैं, दूसरी स्टेप में हम ये करवा रहे हैं। आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये CO2 चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, RC++OCH3। अब अगर आप I2 और OH- से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा भाई, ये CHI3 आपका निकल जाएगा और ये आपका कार्बोक्सिलेट बनेगा। तो RC++O- Na प्लस आपका क्या हो जाएगा भाई, CHI3, और ये C आपका जो मार्क किया था हमने वो C आपका CHI3 के साथ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिल सकते हैं, जहां पे वो स्टीरियो मिक्स कर सकते हैं, और यही आपका सही मायने में इंपॉर्टेंट है डीकार्बोक्सिलेशन, और जो हीटिंग है वो इंपॉर्टेंट है। तो हीटिंग अपन पार्ट 2 में लेंगे, तो पार्ट 1 को हम यहीं पे खत्म करेंगे बच्चों, काफी लेंथी हो गया ये, आई थिंक 1 आवर 20 मिनट्स 30 मिनट्स टाइप्स हो गया है, ठीक है। तो पार्ट 2 हमारा 50 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इसके बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।